So, hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion about the chapter Human Health and Diseases. अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले काफी सारी कॉमन ह्यूमन डिजीजेस को समझ चुके हैं जो कि अलग अलग पैथोजेनिक एजेंट्स द्वारा कॉज करी जाती हैं। जैसे कि हमने बात करी टाइफाइड की, हमने बात करी एड्स की, हमने बात करी कैंसर की, हमने बात करी मलेरिया की, हमने बात करी बुचेलेरिया की। वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ डिजीजेस और इनके अंदर दो के बारे में हमने मेन फोकस से पढ़ाई करी, दैट इज एड्स एंड कैंसर। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी बॉडी की एबिलिटी क्या है इन बीमारियों से लड़ने की, इन पैथोजेनिक एजेंट्स को रोकने की। यानी हमने इम्यूनोलॉजी का पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश की, जिसके अंदर हमने इनेट इम्यूनिटी की बात की जो कि आपको बाय बर्थ मिलती है। हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात की जो कि आप खुद अडेप्ट करते हैं अपने लाइफ साइकिल के दौरान। जो भी आप जीते हैं, जितना भी आपका लाइफ स्पैन है अर्थ पे, तब तक आप 1000 पैथोजेंस के साथ अगर एनकाउंटर करते हैं तो उसकी कोई ना कोई मेमोरी आपकी बॉडी के अंदर बिल्ड हो जाती है। और उस मेमोरी का इस्तेमाल आप किस प्रकार से करते हैं उन पैथोजेंस को किल करने के लिए, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आफ्टर दैट हमने हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम पढ़ा, इम्यूनाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, वैक्सीनेशन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, एलर्जी के बारे में पढ़ा। ये सारे के सारे टॉपिक्स अभी तक हम लोग क्रैक कर चुके थे। आज हमें बात करनी है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की। यानी ऐसे कौन से ड्रग्स हैं या फिर अल्कोहल अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली सारी की सारी चीज हमारी बॉडी को नेगेटिव वे में इंपैक्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ड्रग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। समझ लीजिए आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो पोस्ट ऑपरेशनल पेन से बचने के लिए समझ लीजिए आपने किसी ड्रग का, किसी दवाई का इस्तेमाल किया, तो उस टाइम पर वो आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल एसेट है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अगर आपको उस दवाई की आदत हो जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर पेन तो है नहीं, तो आप क्या है उस दवाई के आदी बन चुके हैं। आपको आदत हो चुकी है, आपको हैबिट हो चुकी है उस ड्रग को अब्यूज करने की। तो अब्यूज का मतलब क्या है? जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को एक निर्धारित कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा अमाउंट में अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, वो भी उसकी जरूरत ना होने पर, इसे आप अब्यूज बोलते हैं। तो जब आप ड्रग्स को शौक से लेने लग जाते हैं, बिना उनके किसी जरूरत के लेने लग जाते हैं, तब वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक बन जाती है। आपके मेटाबॉलिज्म को वो स्लो कर सकती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपकी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा डाउन कर सकती है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं वो काफी स्लो होते हैं। उनकी बोली जो है लड़खड़ाने लग जाती है, वो ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक से अपने कॉन्शियस एफर्ट कहीं पर नहीं दिखा पाते, ठीक तरीके से एक सीधी लाइन में चल नहीं पाते, क्योंकि उनकी बॉडी जजमेंट नहीं बना पाती। इसीलिए आपने देखा होगा कि काफी बार इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में ही होते हैं। क्योंकि अगर आपने अल्कोहल का सेवन किया हुआ है और आप गाड़ी चला रहे हो, तो अगर आपको दिख भी जाएगा कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, जब तक आप एक्शन लोगे एक्सीडेंट हो चुका होगा, बिकॉज योर बॉडी इज ऑलरेडी क्वाइट स्लो। आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ढीली पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। उसका जजमेंट टेकिंग जो पोटेंशियल है, जो जजमेंट टेकिंग पावर है, वो आपका बहुत अच्छा नहीं रहा है अब, जो कि नॉर्मल इंसान के केस में होता है। तो आपने देखा होगा काफी बार अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, अचानक से कोई सामने आ गया, यू ट्राई टू सेव योरसेल्फ, और आप बचा भी लेते हो। लेकिन अल्कोहलिक जो पर्सन है उसके केस में ऐसा नहीं होता। इफ यू हैव कंज्यूम्ड अल्कोहल इन द वेरी सेम केस, यू माइट नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू माइट नॉट बी एबल टू सेव योरसेल्फ एंड ऑल्सो द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। तो ना कि ये सिर्फ आपके लिए हानिकारक है अगर आप इस चीज का सेवन करते हैं, तो ये सामने वाले के लिए भी हानिकारक है, उसकी जान के लिए भी ये खतरा हो सकता है। यहां पर पेपर ओरिएंटेड पार्ट आपका काफी कम है। मैं आपको बता दूंगा कि पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड कौन सा पार्ट है विच इज क्रूशियल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन काफी सारी चीजें यहां पर है जो एडोलेसेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उम्र के जिस पड़ाव में हैं, आप 13 से 18 साल के बीच में हैं, एंड यू आर द मोस्ट वल्नरेबल एज टू गेट इनटू ड्रग्स एडिक्शन। आपको यहां पर कुछ ऐसी बातें समझनी है जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी समझाने की कोशिश करूंगा, अपने दोस्तों का रेफरेंस लेके, खुद का रेफरेंस लेकर भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आपको क्या करना है इस उम्र के पड़ाव पर और क्या नहीं करना। एंड आई एम द मोस्ट आइडियल पर्सन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई हैव नेवर टच्ड इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल, आई हैव नेवर स्मोक्ड, और मैंने किसी भी गलत चीज को अभी तक हाथ नहीं लगाया है नशे से रिलेटेड, एडिक्शन से रिलेटेड। आई हैव
a very good control on my body and I have a very good control on my instincts. मैं अधिकतर बार वही सोचता हूँ जो मैं सोचना चाहता हूँ, कोई और चीज मुझे बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं करती। तो कैसे वो एटीट्यूड डेवलप करना है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी पर्सपेक्टिव में आप इसे समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, कोने पे पहुंच जाता हूँ, जिससे कि आपको स्लाइड्स ठीक तरीके से दिखाई देने लग पड़े। इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब्यूज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जब एक निर्धारित कंसंट्रेशन की जरूरत हो आपको किसी ड्रग की और आप उससे ज्यादा कंसंट्रेशन ले रहे हैं, मोर देन रिक्वायर्ड, तो आप क्या बोलेंगे भाई, आप उसका अब्यूज करने लग पड़े। या फिर आपको ड्रग की जरूरत है ही नहीं, लेकिन आपने जब वो ड्रग लेना स्टार्ट किया था किसी भी कारण से, चाहे आपका एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे पोस्ट डिलीवरी पेन हो फीमेल्स के अंदर, अगर उन्होंने कोई ड्रग लेना स्टार्ट किया है और उनको एडिक्शन हो गई है और वो उस पेन के जाने के बाद भी उस ड्रग का सेवन कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड अब्यूज। तो सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शोज दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। यूथ के अंदर ये काफी ज्यादा कॉमन है। क्यों कॉमन है? इसके सिंपल से रीजन है। हमारे जो आइकन्स हैं वो कोई फौजी नहीं है, हमारे जो आइकन्स हैं वो कोई ऑथर नहीं है, हमारे जो आइकन्स हैं वो कोई साइंटिस्ट नहीं है। हमारे आइकन्स कौन है? बॉलीवुड स्टार्स। एंड व्हाट दे ऑलवेज शो इन देयर फिल्म्स, व्हाट दे ऑलवेज शो इन देयर एडवर्टाइजमेंट्स, दैट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज वेरी कूल। इफ यू गो टू पार्टी, इफ यू हैंग आउट, इफ यू एंजॉय योर लाइफ, then that is totally cool and it gives you a credibility that you are young। यानी अगर आप यंग हैं, आप 18 की उम्र पार कर चुके हैं, आप 21 की उम्र पार कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए वो बहुत जरूरी है, वो बहुत असेंशियल है। ऐसे दिखाया जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करें, और एंजॉयमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप शराब का सेवन करें या सिगरेट का सेवन करें, हर चीज में एंजॉयमेंट है। इवन आई एंजॉय स्टडिंग एंड दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, आई एम स्टडिंग। That's very obvious. If I'm sitting in my studio for more than 16 hours and let's say I'm doing the recording, I'm making the content for more than 8 hours, in rest of the time I used to study. So that is also an addiction and that is a good addiction and I always enjoy reading. So it doesn't mean that you will be enjoying your adolescence age only when you are drinking or only when you are smoking or only when you are hanging out with friends. ये चीजें हमारे दिमाग में घुसाई जाती हैं और इसको बोला जाता है सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग। धीरे धीरे एक छोटी सी बात आपके दिमाग के चारों ओर जो है इर्द गिर्द पनपाई जाती है और उसको 100 अलग अलग प्रकार के लोग आकर के आपके सामने कहते हैं। आपने कोई पिक्चर देखी एक्टर ए की, उसमें ये बात थी, एक्टर बी की, उसमें ये बात थी, एक्टर सी की, उसमें ये बात थी, 100 फिल्में आपने देखी, 100 की 100 में ये बात थी, तो आपको कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि ये जीवन का सच है। 100 बार किसी झूठ को भी सुनोगे तो सच लगने लग जाएगा और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी को सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग बोला जाता है कि एक बात को इतनी बार बोलो कि वो बहुत ही सुहानी, बहुत ही बेहतरीन लगने लग जाए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है और यहीं पर यूथ भटक जाता है, ड्रग्स की तरफ बढ़ जाता है। बिकॉज दे थॉट, ऐसा दिखाया जाता है दैट देयर इज अ सेंस ऑफ यूफोरिया, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आपको हेलुसिनेशंस हो जाती है, आपको परियां दिखाई देती है, राइट। आपको चारों ओर ऐसा लगता है कि आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं, जन्नत में आ चुके हैं। और आप जब उस सीन को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है यस इट माइट बी ट्रू, सो व्हाई नॉट टू ट्राई, let's try it at least once. But this is the problem. When you try any of the drug for the very first time, they act on your receptors. आपकी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उन ड्रग्स को सेंस करते हैं और उन रिसेप्टर्स की भूख बढ़ जाती है। यानी समझ लीजिए आपका एक सेल था जिसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट था, ओके, इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट था। अब जैसे आपने इस ड्रग को लिया, इसके रिसेप्टर बढ़ने स्टार्ट हो गए, ये आपका सेकंड रिसेप्टर आ गया, ये आपका थर्ड रिसेप्टर आ गया। एंड इसी हिसाब से क्या हुआ, आपके काफी सारे रिसेप्टर्स बनने लग गए और काफी सारे सेल्स के अंदर ये रिसेप्टर बनने लग गए। अब पहले आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल या ड्रग ली इस रिसेप्टर को संतुष्ट करने के लिए, एक रिसेप्टर था, संतुष्ट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार आपकी बॉडी के अंदर आपके सेल्स के ऊपर और रिसेप्टर्स तैयार हो चुके हैं, अब आपको डबल शराब पीनी पड़ेगी, तब जाकर ये रिसेप्टर्स संतुष्ट होंगे। आपने डबल शराब का सेवन काफी दिन किया, आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर की क्वांटिटी बढ़ेगी, आपको अब ट्रिपल शराब पीनी पड़ेगी। आपने ट्रिपल शराब पी, अब आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर की क्वांटिटी बढ़ेगी, अब आप और ज्यादा शराब पिएंगे। फिर आपने इनको संतुष्ट कर दिया, और ज्यादा रिसेप्टर बढ़ेंगे, अब आपको इन सारे रिसेप्टर्स को संतुष्ट करने के लिए शराब पीनी पड़ेगी। अगर आप रिसेप्टर को संतुष्ट नहीं करते तो आपकी बॉडी में एक अर्ज क्रिएट होती है, यानी एक डिजायर क्रिएट होती है कि भाई मुझे शराब चाहिए, अदरवाइज ये रिसेप्टर्स चीखेंगे, पुकारेंगे और आपकी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल स्टिमुलस तैयार करेंगे जिससे आप शराब की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओ।
यानी एक बार आपने जो सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए गलती की वो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। तो अगर कोई बोलता है आई एम एन ओकेजनल ड्रिंकर, उसको एक फुल फ्लेजेड फुल टाइम ड्रिंकर बनने में कोई भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये एक परम प्रमाणित सत्य है। इसके पीछे का जो लॉजिक है, पीछे का जो रीजन है, वो मैं आपको बता चुका हूं। सो अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम पहली बार भी किसी दलदल के अंदर पैर ना डालें, क्योंकि किसी चीज की शुरुआत कर देते हो तो उसे खत्म करना पड़ता है, और इसको खत्म करना बहुत बेकार चीज है। तो प्लीज मेक श्योर नॉट टू स्टार्ट। व्हाई नॉट टू स्टार्ट, उसका रीजन मैं आपको दे चुका हूं। धीरे धीरे रिसेप्टर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, उन रिसेप्टर्स को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस मुश्किल हालात में अगर आप उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा शराब या बहुत ज्यादा ड्रग्स का सेवन करना पड़ेगा। यू विल बी एडिक्टेड। आपकी पूरी एकेडमिक, पूरी पर्सनल, पूरी प्रोफेशनल, पूरी बिजनेस ओरिएंटेड लाइफ जो है एकदम खत्म हो जाएगी। सारे रिलेशनशिप्स दांव पे लग जाते हैं, और सारे के सारे जो भी एकेडमिक आपके क्रेडेंशियल्स थे, चाहे आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़े हुए हो, चाहे आपने दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री ले रखी हो, कोई भी आपको अपने साथ काम नहीं करने देगा इफ यू आर एन अल्कोहलिक पर्सन। दैट इज वेरी ऑब्वियस। इफ यू आर अ परफेक्शनिस्ट, डजंट मैटर। इफ यू डू नॉट हैव अ क्रेडिबिलिटी टू वर्क विद समवन, तो वो आपको कभी भी काम पर नहीं रखता। तो इसीलिए इन चीजों की शुरुआत ही बहुत ज्यादा दिक्कतदायक है, तो इनको कभी शुरू ना करें। और इसीलिए शराब छोड़ना बहुत मुश्किल है। लोग कांपने लग जाते हैं, लोगों को पसीने छूटने लग जाते हैं। क्यों? इन्हें आप बोलते हैं विड्रॉवल सिम्टम। यानी अगर आप अपने आप को विड्रॉ करना चाहेंगे इस शराब की आदत से, आप अगर अपने कदमों को पीछे लेने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आपको एक लंबा सा कोर्स करना पड़ता है। अलग अलग सेंटर्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है जहां पे आपको शराब छुड़ाया जाता है, जिसको शराब छुड़वाने वाला केंद्र ऐसा कुछ बोला जाता है ना, नशा मुक्ति केंद्र। उनके अंदर एक बहुत लंबा कोर्स चलता है, 2 महीने का, 3 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग बेवड़ा यू आर, उतना ही ज्यादा आपको टाइम वहां पर देना पड़ता है। काफी बार 6 महीने का कोर्स भी होता है। उस कोर्स के दौरान आपको अलग अलग चीजें बताई जाती हैं कि आपके साथ क्या हुआ, और वो लाइफ जर्नी सबकी सेम रहती है। तो बेसिकली आपको स्टोरी सुनाई जाती है, मोटिवेट किया जाता है जिंदगी के प्रति, और अल्कोहल से दूर रखा जाता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जो है बताया जाता है, आपको मेडिटेशन सिखाई जाती है, योगा कराया जाता है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। ओके, तो मैं गया हुआ हूँ काफी बार, मतलब एज अ नशेड़ी नहीं, वैसे ही लोगों से बातचीत होती रहती थी। बीच में हमने एक सर्वे किया था छोटा सा, तो वी गॉट टू नो अबाउट दिस वेरी वेल। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई एम अ करेक्ट पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस। तो इसलिए पहली बात, इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि विड्रॉवल सिम्टम आपको ये छोड़ने कभी नहीं देगा, अपनी कॉन्शियस एफर्ट से तो बिल्कुल नहीं। दुनिया में अगर 1000 लोग शराब पीते हैं, एक उनमें से कोई छोड़ पाएगा अपने एफर्ट से, जिसकी दृढ़ शक्ति एकदम स्ट्रांग होगी कि भाई मुझे नहीं पीनी। अदरवाइज 999 छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, दिमाग में ख्याल ला सकते हैं, पर उनकी बॉडी इतनी पावरफुल है, उनके रिसेप्टर्स इतने पावरफुल हैं कि वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो यूथ के अंदर एक इसलिए ज्यादा है, मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंसिंग, कि आपको इन्फ्लुएंस ऐसे लोग करते हैं जो ये सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक कूल लगता है, जिस वजह से हमें ये यूथ सिंबल लगता है, जिस वजह से हमें ये जीने की एक वजह लगता है, एंजॉयमेंट का एक जरिया लगता है। लेकिन ये सारी बातें सरासर गलत है। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। इसीलिए हमारे लिए एक सोच का विषय है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक और डिजास्टरस हो सकते हैं। प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस देनी चाहिए हमें यूथ को, जिससे कि वो अपने आप को सेफगार्ड कर पाए और अपनी लाइफस्टाइल को कुछ इस प्रकार से अडेप्ट कर पाए, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाए, और इन डेंजरस चीजों से अपने आप को दूर रख पाए। जो ड्रग्स कॉमनली अब्यूज किए जाते हैं, उनमें जो मेन कैटेगरीज है वो है आपके ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कोका अल्कलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक 2-2 स्लाइड्स हमें इनके बारे में जानना है, यही मेन टॉपिक है। आपको पूछा जाएगा ओपियोइड कहां जाके अटैक करता है, भाई ओपियोइड रिसेप्टर पे अटैक करता है। कैनाबिनॉइड कहां अटैक करता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे अटैक करता है। ओपियोइड के टाइप कौन कौन से हैं, हीरोइन क्या है, ओपियोइड है, कैनाबिनॉइड है, कोका अल्कलॉइड है। कोकेन क्या है, ओपियोइड है, कैनाबिनॉइड है, कोका अल्कलॉइड है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एरिथ्रोजाइलम कोका से क्या मिलता है, पेपावर सोमिनिफेरम से क्या मिलता है, अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम चर्चा में लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी इनमें से ज्यादातर जो नशे के ड्रग्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। इनका कोई फ्लावर है, कोई फ्रूट है, कोई लीफ है, इनको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आप निकाल करके अलग अलग प्रकार के ड्रग्स तैयार कर सकते हैं। एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इनमें से ऐसे ड्रग होते हैं जो फंगस से भी अडॉप्ट किए जाते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अगर कोई आपको बोले ऑल द ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, रॉन्ग। मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, यस, बिकॉज सम आर फंगस ओरिएंटेड। ओपियोइड्स जो कि पहली कैटेगरी है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स है ना, ओपियोइड जो कि पहली कैटेगरी है, ये आपके ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं। यानी आपके कुछ सेल्स के अंदर ओपियोइड रिसेप्टर लगे होंगे सरफेस पे, जब आप ओपियोइड नाम का ड्रग लेते हैं तो ये उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएगा। और कहां प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर? आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो आपका रेगुलेटरी सिस्टम है, जो आपको सिग्नल्स देता है काम करने के लिए, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या आपके एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है, यहां पर आपके कौन बाइंड करते हैं? ओपियोइड्स। तो आपके सीएनएस को थोड़ा सा क्या कर देता है? वो कर देता है, स्लो कर देता है, राइट? इसलिए आपको नशा होने लग जाता है। हीरोइन, जिसका नाम आपने सुना होगा, फिर हेरा फेरी में भी सुना होगा। हीरोइन जिसको आप कॉमनली स्मैक बोलते हो, इट इज केमिकली व्हाट? इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन। यहां पर नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, ये आपका क्या है? ये आपका मॉर्फिन है। इसको आप डाइएसिटाइलेट करते हो, यानी इसके ऊपर 2 एसिटाइल ग्रुप अगर लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है? हीरोइन बन जाता है। तो मॉर्फिन के ऊपर आपने 2 एसिटाइल ग्रुप लगा दिए तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया हीरोइन, जिसे आप क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। ये हीरोइन कैसी है? ये हीरोइन आपके व्हाइट कलर की है, ओडरलेस है, यानी कोई इसमें कोई खास स्मेल नहीं है, बिटर है, कड़वी है, एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, यानी आपकी पाउडरी ही है, थोड़े से इसके दरदरे दाने होते हैं। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये हम देख चुके हैं, मॉर्फिन पे 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ दो, डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से क्या बन जाएगा? हीरोइन बन जाएगा, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, दैट इज पेपावर सोमनिफेरम। तो पेपावर में पॉपी का साउंड आता है, तो पेपावर सोमनिफेरम नाम के प्लांट से उसकी जो लेटेक्स है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो? ये आपका जो फ्रूट है यहां पर, इसको जब आप काटेंगे तो यहां से आपका लिक्विड निकलता है, उस लेटेक्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो एंड क्या बना सकते हो? उससे व्हाइट कलर का पाउडर बना सकते हो, जो आपको यहां पर दिखाया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहां पर देखो जो चम्मच के अंदर पाउडर दिखाया हुआ है ना, दिस इज हीरोइन, राइट? ये व्हाइट कलर का है, ओडरलेस है, क्रिस्टलाइन है, बिटर है। तो ओडरलेस और बिटर ये तो चखने वाले, सूंघने वाले को ही पता लगेगा, हमें तो याद करना पड़ेगा, लेकिन व्हाइट क्रिस्टलाइन तो हमें दिखाई दे रहा है ना नॉर्मली भी। इसके बगल में आपको ब्राउन शुगर दिखाई हुई है, शुगर जैसा है, ब्राउन कलर का है, राइट? जो पिसी हुई शुगर होती है, चीनी, जिसको खांड बोला जाता है हमारे यहाँ पर, और इंडिया के काफी सारे इलाकों में खांड ही बोला जाता है। तो वैसी ही आपकी उतनी ही पिसी हुई ब्राउन कलर की शुगर है, दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन शुगर, एंड ये आपका मॉर्फिन है, राइट? मॉर्फिन जिसने कबीर सिंह देखी है, जब प्रीति की शादी हो रही थी, कबीर सिंह अपने मॉर्फिन का डोज लेके लेट जाता है, मस्त 2 दिन बाद उठता है, वो वाली मॉर्फिन है ये, ठीक है? तो यहां पर क्या किया जाता है मेरे दोस्त? इनका सेवन किस प्रकार से किया जाता है? जनरली दे आर स्नॉटिंग, टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन। अब मॉर्फिन जो है ये आपकी यहां पर आ रही है बॉटल के अंदर, राइट? तो इसको आप क्या करते हो? इसको आप इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो, जैसा कि कबीर सिंह मूवी में दिखाया गया था। स्नॉटिंग यानी सूंघ सकते हो नाक से। आपको काफी बार किसी अलग अलग वेब सीरीज में या फिर फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा कुछ, क्रेडिट कार्ड से ऐसे ऐसे कुछ बना रहे होते हैं बैठ करके और सूंघ जाते हैं अचानक से। देयर आर वैरायटी ऑफ सीन्स इन अ लॉट ऑफ फिल्म जहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग या इन सब की बात होती है, तो वहां पर आपको स्नॉट करते हुए भी ड्रग्स को दिखाया जाता है कि वो सूंघ लेते हैं, वाया स्नॉटिंग वो ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। तो यहां पर क्या है, इनका इस्तेमाल इस प्रकार से किया जा सकता है। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। मैंने आपको बता दिया था, हीरोइन जो है ये सीधा क्या करेगी? हीरोइन आपके सीएनएस पर अटैक कर देगी। हीरोइन वैसे भी आपका दिमाग खराब कर देती है, ये हीरोइन जो है सीएनएस पर अटैक करेगी और उसे क्या कर देगी? स्लो कर देगी। तो इट इज अ डिप्रेसेंट, ये आपकी बॉडी को एकदम लूज कर देगी, एकदम ढीला ढाला कर देगी, कोई एक्शन आप तगड़ा सा नहीं ले पाओगे। तो यहां पर बातें क्या क्या हुई? यहां पर बातें ये हुई मेरे दोस्त कि ओपियोइड जो है ये ओपियोइड रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। ओपियोइड रिसेप्टर कहां है? सीएनएस पे है और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे है। हीरोइन आपका इसका एक टाइप है जिसको आप स्मैक भी कहते हैं। हीरोइन व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ओडरलेस है और आपका बिटर है टेस्ट के अंदर। मिलता किससे है? पेपावर सोमनिफेरम यानी पॉपी प्लांट के लेटेक्स से मिलता है। अलग अलग प्रकार से इन्हें आप ले सकते हैं, स्नॉटिंग यानी सूंघ सकते हैं, इंजेक्शन के तौर पर भी ले सकते हैं। सेकंड जो आपकी कैटेगरी है वो यहां पर क्या है? कैनाबिनॉइड्स। तो पहला ओपियोइड था, सेकंड कैनाबिनॉइड है। ओपियोइड अगर ओपियोइड रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा था तो कैनाबिनॉइड कहां बाइंड करेगा? इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। ये प्रिंसिपली ब्रेन में पाए जाते हैं, यानी
ओपियोइड रिसेप्टर आपके सीएनएस पे थे, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड पे भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, स्पेसिफिकली ज्यादातर आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर सीधा ब्रेन पे पाए जाते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स की अगर आप बात करते हैं तो ये आपको इन्फ्लोरेसेंस से मिलते हैं, यानी फ्लावर जब इकट्ठे हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो यहां पे कैनाबिनॉइड का वर्ड कहां से लिया गया है, कैनाबिस सटाइवा से। तो कैनाबिस सटाइवा के फ्लावर से आपको क्या मिलता है, बेसिकली कैनाबिनॉइड मिलता है। फ्लावर टॉप्स, लीफ और रेजिन आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। किसी में पत्ते ज्यादा डाल दिए, फ्लावर कम, और साथ में थोड़ा सा लेटेक्स मिला दिया। किसी में लेटेक्स ज्यादा डाल दिए, पत्ते और फ्लावर कम। किसी में फ्लावर का कंटेंट ज्यादा है, फ्लावर के टॉप का, बंची टॉप का, और आपका पत्ता और जो रेजिन है वो कम, ठीक है, जो लेटेक्स है वो कम। तो यहां पर क्या हो जाता है, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में इनको मिलाना होता है, जिससे आप अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ बना सके, जैसे कि मिरुआना जो कि बेसिकली लीफ से ज्यादा बनता है, हशीश है आपका, चरस है, गांजा है। तो गांजा लीव्स, गांजा उगाते हुए आपने, अभी एक मीम वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले कि एनवायरमेंट डे के दिन एक बंदा गांजा उगा रहा था तो ये सारी जो चीजें वहां पर आपको ग्रास जैसा उगता हुआ दिखाई दे रहे थे, ग्रीन लीव्स, वो आपके गांजा के लीव से। उसी के साथ साथ आपका चरस है, हशीश है, मिरुआना है, जो कि लोग कंज्यूम करते हैं नशे के लिए, ये भी आपके रेजिन, फ्लावर्स और लीफ से बन सकते हैं। किससे, कैनाबिस सटाइवा से, इसीलिए इन्हें कैनाबिनॉइड्स बोला गया। कैनाबिनॉइड्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम कैनाबिस इटसेल्फ, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, यानी या तो इन्हें इनहेल किया जाता है सूंघ करके, या ओरल इंजेक्शन डायरेक्ट खा लिया जाता है, जैसे गांजा हो गया। ये सब इनके लीफ जो है डायरेक्टली कंज्यूम भी किए जा सकते हैं। These are known for their effects on cardiovascular system of the body, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी बढ़ा देते हैं। तो यहां पर क्या है, ये आपको बैकबोन दिखा रखी है, बैकबोन दिखा रखी है ऑफ कैनाबिनॉइड। तो कैनाबिनॉइड चेन आपको यहां पर दिखा रखी है इस डायग्राम के अंदर। आपको बस मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड में फर्क करना है। यहां पर ये मॉर्फिन है विच इज शोन, एक इथाइल ग्रुप, एक आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, ओके, एंड दो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एंड यहां पर देखिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सिर्फ। तो इन दोनों में आप फर्क कर सकते हैं कौन सा आपका ओपियोइड है, कौन सा आपका कैनाबिनॉइड है। ये आपको लीव्स दिखा रखे विच आर रिलेटेड टू द कैनाबिस, एंड उसके बाद में आपको दिखा रखा है कि किस हिसाब से हैश यानी हशीश बनता है। यहां पर मिरुआना के लीव्स आपको दिखा रखे हैं। ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझने के लिए। यहां पर देखो हैश आपको दिखा रखा है, ये जो ब्राउन कलर का केक जैसा पीस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज हशीश, और नीचे जो आपको दिखा रखा है यहां पर, दिस इज मिरुआना। ये जो पत्ते आपको दिखा रखे हैं यहां पर, दिस इज मिरुआना, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट है, देखो यहां पर पत्ते ज्यादा हैं, यहां पर पत्ते के साथ साथ आपका फ्लावर टॉप भी है, इसे आप स्कंक बोलते हैं। और अगर आपने यहां पर पूरा का पूरा रेजिन भी लिया है और उसको सॉलिडिफाई कर दिया है पत्ते वगैरह मिक्स करके, देन इट इज कॉल्ड एज हशीश। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप वैरायटी ऑफ ड्रग्स तैयार कर सकते हैं। थर्ड जो आपकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आफ्टर ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स, इट इज कोका अल्कलॉइड। अल्कलॉइड मतलब यहां पर आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर नाइट्रोजन आपको देखने को मिल सकता है, और कोका अल्कलॉइड से वर्ड लिया गया है आपका कोकेन। तो कोका वर्ड जो है कोकेन के अंदर साफ साफ आ रहा है। कोका के जो 4 अल्फाबेट्स है इट इज COCA, कोकेन के जो 4 अल्फाबेट है स्टार्टिंग के, इट इज आल्सो COCA। और ये कौन से प्लांट से लिए जाते हैं, एरिथ्रोजाइलम कोका। तो यहां पे भी कोका वर्ड आपका साफ साफ आता है। और ये एरिथ्रोजाइलम कोका जो है इट इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, यानी सबसे पहले साउथ अमेरिका में उगाया जाता था। अब ये कहीं पर भी उगाया जा सकता है, किसी भी कंट्री के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इट वाज नेटिव फ्रॉम साउथ अमेरिका, मतलब इसकी जो डिस्कवरी हुई थी और इनिशियली ये कहां पाया जाता था, साउथ अमेरिका में ही पाया जाता था। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, यानी जैसे आपके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है विच इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, उसी की तरीके से आपका सेरोटोनिन इज आल्सो न्यूरोट्रांसमीटर, आपका डी सेरीन विच इज एन अमीनो एसिड इज आल्सो न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर अगर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, तो आप क्या बोलते हैं अपने न्यूरॉन्स को, कोलिनर्जिक न्यूरॉन। कोलिनर्जिक का बोला जब एसिटाइल कोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर, तो कोलिनर्जिक। और अगर आपका डोपामीन है न्यूरोट्रांसमीटर, तो आपने इसे क्या बोल दिया, डोपामिनर्जिक, आपने बोल दिया डोपामिनर्जिक। तो डोपामिन आपका
न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा, डोपामिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कोकीन कॉल्ड एज कोक, अब सारी चीजें यार कोक वर्ड से रिलेटेड है, चाहे कोका अल्कलॉइड हो, चाहे कोकेन हो, चाहे एरिथ्रोजाइलम कोका हो, चाहे खुद कोक हो, चाहे क्रैक हो, सी और सीके का साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिंक कर सकते हो। जो ये कोकेन है ये यूजुअली क्या की जाती है, स्नॉट की जाती है, यानी नाक से सूंघी जाती है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, ये आपकी बॉडी को थोड़ा एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले आती है, या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है। ये आपका हीरोइन की तरह डिप्रेसेंट नहीं है, ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करके छोड़ देती है, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, इंक्रीज एनर्जी फील होती है, और आपको हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। यानी जब आप कोकेन का एक एक्सेसिव डोज ले लेते हैं तो हेलुसिनेशन यानी आपको अलग अलग चीजें दिखने लग जाती हैं जो कि होती नहीं आपके आसपास। आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान आपके पास है या कोई चीज आपके सामने, कोई घटना आपके सामने हो रही है, बट एक्चुअल में हो नहीं रही होगी। राइट, सो यू वेंट इनटू अ सेंस ऑफ यूफोरिया, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं अलग से जगह पर घूम रहे हो, झूम रहे हो, लेकिन आप नॉर्मली एक ही जगह पर खड़े रहते हो, एंड अल्टीमेटली दिस इज द थॉट व्हिच इज कमिंग इनसाइड योर माइंड। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलेडोना एंड दतूरा, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। राइट, भांग दतूरा बोला जाता है जो कि नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, जैसा हमने बताया कि कैनाबिनॉइड्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है अगर वो इस ड्रग को लेते हैं तो अल्टीमेटली वो भी अपनी बढ़िया एक्टिविटी दिखा पाएंगे, ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे अपने स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन मेरे दोस्त, यहां पर डोप टेस्ट भी किया जाता है। राइट, डोप टेस्ट भी किया जाता है विच इज रिलेटेड टू डोपामिन लेवल्स, तो इसीलिए आपको पता लग जाता है कि किसी ने कोकेन ली है कि नहीं। अगर आपकी कोकीन वगैरह और कैनाबिनॉइड्स वगैरह अगर किसी ने लिए होंगे तो पकड़ा जाता है। कोई भी ड्रग लेने पर टेस्ट कर लिए जाते हैं, आपके अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं, अलग अलग ड्रग्स का लेवल टेस्ट किया जाता है, और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बेकार बात है जो कि तैयारी कर रहे होते हैं काफी सालों से। अगर आप कोई एनर्जी सप्लीमेंट लेते हो दैट इज टोटली फाइन, कि आपने समझ लो ग्लूकॉन डी पी लिया तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। राइट, लेकिन आप एक ऐसा ड्रग ले रहे हो जो ग्लूकॉन डी से भी 50 गुना ज्यादा इफेक्टिव है आपके सीएनएस पर, तो अल्टीमेटली वो चीज आपको बेनिफिट करती है स्पोर्ट्स के अंदर, और इससे फेयर डिसीजंस नहीं आ पाते। ये आपका दतूरा का एक फ्लावर है जो कि मैं आपको दिखा भी दूंगा, घर के पास है, डाइसेक्ट करके दिखा देंगे। और ये आपके जो है एरिथ्रोजाइलम कोका आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये उनके फ्रूट्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग ड्रग बनाने के लिए। ये जो आपका पाउडर है ऐसा कोकेन तैयार करने के लिए। ठीक है, ये आपके क्या थे, ये आपके थे ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। इनके बारे में बेसिक बातें आपको जाननी है कि कहाँ ये इंपैक्ट करते हैं, आपकी बॉडी को डिप्रेस करते हैं कि आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, बस ये सारी चीज। इसके अलावा और भी ड्रग्स होती हैं जिनके सिर्फ नाम याद करने आपको, बार्बिचुरेट्स होते हैं, एम्फेटामिन्स होते हैं, बेंजोडाइअज़ेपाइन्स होते हैं, एंड इनसे भी ज्यादा मिलते जुलते कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को मेंटल इलनेस है यानी दिमाग से रिलेटेड कोई समस्या है, अगर डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, तो इन ड्रग्स को अब्यूज भी किया जाता है। यानी इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बार्बिचुरेट्स है, एम्फेटामाइंस है, बेंजोडाइअज़ेपाइन्स है, इनका इस्तेमाल किया जाता था अगर किसी को मेंटल इलनेस है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी इश्यूज है, किसी को नींद नहीं आ रही है, तो इन ड्रग्स को दिया जाता था। लेकिन ये ड्रग्स क्या है, इनकी आदत पड़ जाती है तो लोग इनको फिर फर्दर अब्यूज करने लग जाते हैं, यानी इनको बेवजह भी लेने लग जाते हैं। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव, मॉर्फिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एज अ सिडेटिव एंड पेन किलर। राइट, यानी आपको सुला देता है और आपके दर्द को खत्म कर देता है। तो अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, चाहे फीमेल्स के केस में अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, डिलीवरी हुई है अगर, या फिर अगर मेल के केस में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन अगर आपका हुआ है जिसका पेन आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो मॉर्फिन यहां पर दिया जाता है। एंड मॉर्फिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेन किलर, तो आपको दर्द से राहत दिलाने में मॉर्फिन बहुत ज्यादा काम करता है। लेकिन इसका भी नशा हो सकता है, तो अल्टीमेटली इवन आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ द पेन, इफ यू आर कंज्यूमिंग मॉर्फिन एट वेरी हाई लेवल्स, देन अल्टीमेटली इट वोंट बी गुड फॉर यू। इन दैट केस यू आर अब्यूजिंग अ ड्रग। सेवरल प्लांट्स और उनके फ्रूट और सीड्स जो है, दे आर हैविंग हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज एंड हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड ऑफ इयर्स
इन फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब। जैसे भांग जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दतूरा जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कन्वेंशनली बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल किए जाते हैं त्योहारों के ऊपर भी, और काफी सारे ऐसे रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं जिनमें इनका इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक तरीके से किया जाता है। हमारे एक मित्र थे, जब हम बहुत छोटे थे तो हम लोग जम्मू कश्मीर में रहा करते थे, उधमपुर में। तो वहां पर एक बब्बू भैया थे, एंड दैट बब्बू भैया यूज्ड टू ईट भांग के पकौड़े, और भांग के पकौड़े बना के वैसा घूमता रहता था। उसको बाकी दोस्त पकड़ पकड़ के लेके आते थे, चल पड़ता था अपने मेन रोड के ऊपर घर से नीचे उतर के। तो ये नशे जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इनका सेवन ना ही किया जाए तो बेहतर है। When these are taken for a purpose other than medical use, यानी मेडिकल यूज के लिए है तो ठीक है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, इट्स वेरी गुड। लेकिन मेडिकल यूज खत्म होने के बाद अगर आप उनको अमाउंट और फ्रीक्वेंसी हाई करके लेते हो और बेवजह लेते हो, कोई उसका मेडिकल एप्लीकेशन नहीं बचा अब, तो आपकी फिजिकल स्टेट पे हानि हो सकती है, फिजियोलॉजिकल स्टेट पे हानि हो सकती है। आपकी बॉडी जो है उसके रिएक्शंस में बदलाव हो सकता है, वो अलग अलग जगह जाकर के भाई आपके सीएनएस को इफेक्ट करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस, आपके ब्रेन पर भी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप ड्रग अब्यूज कहोगे। यानी बेवजह बिना किसी कारण ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग को लेना जिससे आपकी बॉडी की बैंड बच जाए, चाहे वो फिजिकल स्टेट हो, चाहे फिजियोलॉजिकल स्टेट हो, चाहे साइकोलॉजिकल स्टेट हो, इसे आप ड्रग अब्यूज कहते हैं। बार्बिचुरेट्स ऐसे दिखाई देते हैं रंग बिरंगी गोलियों जैसे। एम्फेटामिन्स, अगर आप इसका कैप्सूल तोड़ के देखेंगे तो आपको व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर दिखाई देगा, नॉट व्हाइट, पेल येलो टाइप में। एंड बेंजोडाइएज़ेपाइंस, आपको ये ब्लू कलर की जो गोलियां हैं ऐसा दिखाई देता है। इन ड्रग से भी हमें बच के रहना पड़ता है। नाउ लेट्स कम टू स्मोकिंग। यहां पे आपके दो प्रकार के फेफड़े दिखाए हुए हैं, ये आपका नॉर्मल लंग और यह आपका मुकेश का लंग। तो नॉर्मल लंग और मुकेश के लंग में क्या फर्क है? आपको एक ऐड आता है उसमें दिखाया भी जाता है, निचोड़ करके एक लंग को इतना काला तार आपको बहुत बीमार बना देने के लिए काफी है। तो ये जो मुकेश के लंग है इसके अंदर काला काला तार जमा हो चुका है, और ये काला काला तार जमा कैसे हुआ है? सिगरेट स्मोकिंग से, राइट। अगर आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं सिगरेट्स का तो अल्टीमेटली वो धुआं आपके अंदर जाता है और आपके लंग्स को हानि पहुंचाता है, और ये लंग्स काम करना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बंद कर देते हैं। आपको लंग कैंसर हो जाता है, एंड अल्टीमेटली यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव अगर आप इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसप्लांट भी संभव नहीं है। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। यानी स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग आपका एक रास्ता बनाता है हार्ड ड्रग्स की तरफ। यानी इनिशियली आपने क्या स्टार्ट की? सुट्टेबाजी स्टार्ट की कि चलो यार इससे तो कुछ नहीं होता, कोल्ड ड्रिंक के साथ एक सुट्टा मार लेते हैं। खाना खाने के बाद बढ़िया भाई आपका खाना खा लिया है हमने, तो खाना बचाने के लिए एक सिगरेट तो बनती है। और कुछ लोगों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है, भाई जब तक मैं सिगरेट नहीं पीता मेरा प्रेशर ही नहीं बनता है सुबह, तो सुबह उठते ही एक सुट्टा मारना, दो सुट्टा मारना तो इज वेरी कंपलसरी। मेरा एक दोस्त था जो ये भी कहता था, और इसी बहाने सुट्टा रोज सुबह मारता था। तो किसी के दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से होनी चाहिए, योगा से होनी चाहिए, एक्सरसाइज से नहीं होनी चाहिए, मतलब इन सब से होनी चाहिए। चलो नहीं भी करते एक्सरसाइज, नहीं करते योगा, कोई बात नहीं, सुट्टा सेवन से तो नहीं होनी चाहिए, इतना तो मुझे पता है। तुम कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, लेकिन इससे शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ये भाई आपके बॉडी के अंदर रिसेप्टर जगाता है, और अल्टीमेटली आप लोग हार्ड ड्रग्स की तरफ, बड़े ड्रग्स की तरफ एक कदम बढ़ा देते हैं। टोबैको जो है ह्यूमंस द्वारा इस्तेमाल की जा रही है 400 साल से भी पहले से। टोबैको ऐसा नहीं है कि तंबाकू रगड़ी और मुंह में लगा ली। तंबाकू का इस्तेमाल जो है स्मोकिंग के लिए भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्राचीन काल से ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हुक्का सेवन करते हुए आ रहे हैं, उसके अंदर भी जो है आपका तंबाकू जलाया जाता है। और वो बूढ़े जो लोग हैं वो खुद तो पीते ही हैं और बच्चों के मजे भी लेते हैं। एक बार क्या हो गया था, एक बार हमारे कोई फंक्शन वगैरह था, तो बूढ़े बैठ के हुक्का पी रहे थे सारे मस्त एकदम, और छोटे बच्चों को वो जबरदस्ती बोलते हैं कि चलो यार एक बार एक काम कर, इसको पकड़ के ना खींच ले। और जो बच्चे होते हैं इस चक्कर में उनके आंख नाक हर प्रकार से पानी जो है निकलने लग जाता है, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू टॉलरेट दैट स्मोक, धुआं। और उस पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो हंसते हैं बैठ करके which may be funny at that point of time, but I seriously don't find it funny anyhow. So ये जो तंबाकू पीने की समस्या है ये बहुत पुरानी है, और काफ़ी जगह इसका आज भी सेवन किया जाता है। आज तो मतलब काफ़ी ज़्यादा किया जाता है अलग अलग प्रकार से। अब तो फ्लेवर्ड हुक्के आने लगे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये डायरेक्टली स्मोक भी किया जा सकता है हुक्के के अंदर,
सिगरेट के अंदर आपका तंबाकू भरा रहता है, अगर आप उस व्हाइट पेपर को हटा के देखोगे तो आपका कोने में तो फाइबर रहता है आपका ऑरेंज कलर का या फिर क्रीम कलर का, उसके आगे आपका पेपर है और उस पेपर के अंदर टोबैको आपकी भरी हुई रहती है। तो या तो आप टोबैको चबा सकते हो, या इसे स्मोक कर सकते हो, या फिर स्नफ भी कर सकते हो, सूंघ भी सकते हो। अलग अलग प्रकार से अलग अलग जुगाड़ आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है इस मामले में भी, तो अलग अलग प्रकार से हम इनका सेवन कर सकते हैं। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो है आपका निकोटिन। ओके, एक दवाई भी आती है ना, आपको यूजुअली एक च्युइंगम का नाम देखा होगा आपने, जो एड में आती है निकोटेक्स, राइट। वो निकोटिन से आपको छुटकारा दिलवाती है। तंबाकू छुड़वाने की जो है वो बेसिकली क्या है, एक प्रकार की च्युइंगम है, राइट, जो रिसेप्टर्स कम करते हैं। अगर आप चबाते रहते हैं अल्टीमेटली, तो आपको सिगरेट पीने का मन कम करता है, आपको टोबैको लेने का मन कम करता है। निकोटिन जो है एक अल्कलॉइड है, नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर ठीक है। निकोटिन स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को, अब एड्रेनल ग्लैंड है तो क्या बनाएगा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। और ये कब बनते हैं, जब फाइट और फ्लाइट करना हो, तो आपको भागना है, दौड़ना है, आपको किसी से लड़ना है, उस टाइम पर जो हार्मोन बनने चाहिए थे जो आपको एग्रेसिव बना देते हैं, वो नॉर्मली आपके अंदर बन रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड की स्टिमुलेशन से। यानी आप नॉर्मली ही गुस्से में रहोगे, आप नॉर्मली ही हाई बीपी लेके घूमते रहोगे सारे दिन, जब तक आपके मुंह में तंबाकू है तब तक आप गुस्सैल रहोगे। क्यों, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड एकदम स्टिमुलेटेड है। तो इससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकलता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, जो कि ब्लड प्रेशर को राइज कर देते हैं, हार्ट रेट आपका बढ़ा रहेगा। यानी नॉर्मल आप जिस एज में है, आपका एवरेज हार्ट रेट जो होना चाहिए उससे ज्यादा हार्ट रेट आप लोग लेकर के घूम रहे होंगे। क्यों, क्योंकि आपका एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो चुका है बाय द सेवन ऑफ टोबैको। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंट्स ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह भी हो सकते हैं। यानी अगर आप टोबैको का सेवन करते हैं तो साफ साफ लिखा रहता है उस पैकेट के ऊपर ही, जो कि आप टोबैको खरीदते टाइम अगर पैकेट को देखते होंगे, या फिर आपने नॉर्मली भी अगर एड के अंदर देखा है, टोबैको कॉजेज कैंसर साफ साफ लिखा रहता है। अगर आप एक सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं तो वहां पर लंग्स की फोटो बनी रहती है कुछ ऐसी, और अगर आपने टोबैको का पैकेट देखा है तो उसके ऊपर माउथ की फोटो छपी रहती है, थ्रोट कैंसर या माउथ कैंसर आपको दिखाया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि लंग्स के अंदर ब्रोंकाइज, ब्रोंकियोल्स पे भी फर्क पड़ता है। एम्फिसीमा हो सकता है, विच इज आल्सो सीन बाय अस इन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर, जब एनिमी डिसऑर्डर दिए हुए। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज भी हो सकती है, हृदय रोग भी हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेट से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, यानी माउथ कैंसर या थ्रोट कैंसर भी आपको हो सकता है। ये सारी की सारी बीमारियां बहुत ही कॉमन है समझने के लिए। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हार्ट रेट और बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज भी आपको हो सकती है, और गैस्ट्रिक अल्सर भी आपको हो सकते हैं, या यूरिनरी ब्लैडर की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बस ये आपको याद करना है। बाकी लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू लंग्स एंड यू नो योर टोबैको च्यूइंग माउथ में, तो आप इसका आइडिया लगा सकते हो। कोरोनरी हार्ट डिजीज, आपका यूरिनरी ब्लैडर और गैस्ट्रिक अल्सर आपको अलग से थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका टोबैको ना खाने का रीजन कि आपको ये सारी बीमारी हो सकती है। अब स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां बाइंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंड करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा है हीमोग्लोबिन के ऊपर। यानी हीमोग्लोबिन जो कि एक गाड़ी है, जो कि एक टैक्सी है, जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, CO2 को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की उस गाड़ी में बैठने की क्षमता सबसे ज्यादा है। यानी अगर ऑक्सीजन को आपको लेके जाना है लंग्स में, आपने अभी ताजा हवा भरी है ऑक्सीजनेटेड, आपको ऑक्सीजन को लेके जाना है ऑर्गन्स तक, लेकिन आपने सिगरेट स्मोक की है तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या है, यहां पर छाती के अंदर CO भी है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अब कौन बैठेगा हीमोग्लोबिन के ऊपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर टिश्यू में पहुंच गया तो सीधा जो है आपको परमात्मा दिख जाएंगे। सो अगर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो कंसंट्रेशन जो है आपके हीम बाउंड ऑक्सीजन की कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन से आप कम ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगा, ज्यादातर CO ही बाइंड करेगा, जिससे कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन तो ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा, बहुत कम ऑर्गन्स तक पहुंच पा रहा है। सो व्हेन वन बाइज अ पैकेट ऑफ सिगरेट, वन कैन नॉट मिस द स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकिंग, जिसमें लिखा रहता है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होता है, आप इसको नेग्लेक्ट
नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने देखा अगर CO बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपकी डेथ भी हो सकती है स्मोकिंग के कारण। येट स्मोकिंग इज वेरी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, तब भी सोसाइटी के अंदर ये बहुत खतरनाक चीज है और बढ़ती हुई चीज है। बहुत ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, यंग लोग भी और ओल्ड लोग भी, जिनको स्टार्टिंग से ही आदत है, जिनको पता है कि स्मोकिंग उनके लिए अच्छी नहीं है, चीविंग टोबैको अच्छा नहीं है, तंबाकू चबाना अच्छा नहीं है, और इनका एडिक्टिव नेचर है। चाहे कोई यंग बंदा हो, चाहे कोई ओल्ड बंदा हो, उनके अंदर ये एडिक्टिव एक इंटरफेस डेवलप कर देता है कि हाँ भैया और तंबाकू मुझे चाहिए। तो इन आदतों से जो है छुटकारा पाने के लिए हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है और मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। हम किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह ले सकते हैं, किसी से काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिससे हमें वो बताएं कि क्यों हमें छोड़ना चाहिए इन सारी चीजों को और इनके क्या क्या नुकसान है, या फिर अभी तक हमें क्या क्या नुकसान हो चुका है, हम अपना चेकअप भी करा सकते हैं। यहां पर आपको सिगरेट का एक पैकेट दिखाया हुआ है, जहां पर आपको माउथ कैंसर साफ साफ दिखाया हुआ है और बहुत खतरनाक तरीके से दिखाया हुआ है। सेम ऐसा ही कैंसर होता है आपका टोबैको खाने से। ये लोग लेते हैं ना, फटाक से होठ के नीचे रख लेते हैं, यहां पर जैसे पैसा छुपाता है कोई तिजोरी में, वैसे तंबाकू यहां पर छुपा लेते हैं चुपचाप, जैसे दिखे ना। और यहां पर ये दांत हो जाते हैं काले पीले लाल हरे अलग अलग प्रकार के। तो यहां पर दांतों के अंदर कैविटीज तो होती हैं, बट दांत तो एक यार सेकेंडरी कंसर्न है ना। ऐसा थोड़ी कि हाँ यार कैंसर हो जाए लेकिन दांत मेरे सफेद रहे, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। सब लोग चाहते हैं कि बीमारी ना हो यार, दांत का कलर तो जैसा भी है एक बार स्प्रे मरवा लेंगे ठीक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बार अगर यहाँ पर कैंसर हो गया है माउथ के अंदर, तो अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। काफी बार पूरा का पूरा ये हिस्सा काटना पड़ जाता है और आप पूरी जिंदगी ठीक से बोल नहीं पाएंगे, ठीक से कुछ खा पी नहीं पाएंगे, सिर्फ तंबाकू खाने के चक्कर में। और लंग्स का भी सेम हाल हो जाता है, सेम इसी प्रकार से आपके काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, काफी सारा गंदा केमिकल वहां पर जमा हो जाता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स वहां पर जमा हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिगरेट्स। तो उसको भी हमें सेवन में नहीं लेना चाहिए। एडोलेसेंस की बात अब हम कर लेते हैं कि एडोलेसेंस का क्या रोल है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में। एडोलेसेंस इज अ वेरी सेंसिटिव पीरियड। अगर आप 12-13 साल के हैं और 18 साल तक हैं, दिस इज कॉल्ड एज एडोलेसेंट पीरियड। जब आप एकदम जवानी में कदम रखने वाले हैं, उससे पहले का जो फेज है, जब आप मैच्योर हो रहे होते हैं, जब आपको दुनियादारी के बारे में पता चलना शुरू होता है, जब आपके दोस्त बनते हैं, जब आप यारियों में नए नए गुल खिलाने की कोशिश करते हो, जब आप बाहर आजाद परिंदे की तरह घूमने की कोशिश करते हो, उस टाइम पर आप बहुत ज्यादा प्रिविलेंट होते हो, आप बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हो, आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हो इन सारी चीजों के प्रति। कोई भी आपका फुद्दू काट सकता है, कोई भी आपको एक गलत सलाह दे सकता है और उस गलत सलाह के बेसिस पर आप अपनी पूरी जिंदगी को भी खराब कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से नफरत होने लग जाती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर वो आपको टोकते हैं तो आपकी आजादी पर जो है एक पट्टा लग जाता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं, कुछ करने से रोकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी आजादी आपसे छीनी जा रही है। एक ऐसी आजादी जिसका कोई मकसद नहीं है, एक ऐसी आजादी जिसका मतलब है सिर्फ बाहर घूमना और अपने टाइम को फोड़ना। मैं ये नहीं कहता पढ़ो, सिर्फ खेलो कूदो, लेकिन अपने काम से काम रखो। अलग अलग चीजों में पढ़ना, एडिक्शंस में पढ़ना इज नॉट राइट इन एनी एज, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर 12 to 18। इट्स नॉट राइट फॉर यू, इट्स नॉट इवन राइट फॉर मी, इट्स नॉट इवन राइट फॉर माय फादर, राइट। किसी भी एज में कोई भी बंदा हो, दिस एडिक्शंस आर नॉट गुड एनी हाउ। तो यहां पर हमें क्या है, यहां पर हमें यह सीखना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा कि हमारे लिए जरूरी चीजें क्या है। अब आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो विच इज वेरी टफ। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप आगे चल के रिसर्च करोगे, आप आगे चल के मेडिकल स्टूडेंट बनोगे, आप आगे चल के टीचर बनोगे, आप आगे चल के साइंटिस्ट बनोगे, आप जो भी बने। लेकिन नाउ यू हैव डिसाइडेड, नाउ यू हैव पेव्ड अ पाथ कि आपको अच्छी चीजें करनी है लाइफ के अंदर, एंड उसके लिए यू आर प्रिपेयरिंग, विच इज द वेरी गुड पॉइंट कि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ योर टाइम इज गेटिंग स्पेंड विद योर बुक्स ओनली। लेकिन जब ये टाइम दोस्तों के लिए जाता है और उस टाइम पर कोई आपको रोक दे, तो वो दुश्मन लगने लगता है, चाहे वो अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो। उनके ओपिनियंस हमें खलने लगते हैं, उनके ओपिनियंस बुरे लगने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस एज के अंदर हार्मोनल शूट बहुत खतरनाक रहता है। हमें पूरी दुनिया बुद्धू लगती है, हम खुद ही सर्वशक्तिमान लगते हैं, सबसे ज्यादा समझदार लगते हैं। और जो भी बंदा चाहे कितना भी क्वालिफाइड हो, अगर हमारे सामने खड़ा होकर हमें कोई ज्ञान की बात बता रहा है या हमें कोई सलाह दे रहा है, तो हमें एक खच्चर के अलावा और कुछ नहीं लगता। और यही इस एज की खास बात है।
अगर इस एज में किसी बच्चे ने ये सीख लिया कि आपके सामने वाला जो आपका जेन्युइनली एक शुभ चिंतक है, एक वेल विशर है, वो आपके लिए सही बोल रहा है, तो आप जीवन में बहुत आगे जाते हो, आप बहुत तरक्की कर लेते हो। और यहाँ पर जो अपने ईगो को लेकर बैठा रहता है, क्योंकि इस एज में किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पर एक अननेसेसरी ईगो आ जाता है, एक अननेसेसरी एटीट्यूड आ जाता है। अगर उस एटीट्यूड को आपने कंट्रोल कर लिया, देन यू कैन डू एनीथिंग इफ यू आर वेरी ग्राउंडेड। बट इफ यू हैव राइज्ड अप दैट एटीट्यूड, इफ यू हैव लिव्ड अप टू इट, आपके दोस्तों ने आपको चढ़ा दिया है, और अगर आप उस एटीट्यूड के साथ जीना चाह रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट एटीट्यूड एनी हाउ। जब आप बड़े होंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि सर क्या बोल रहे हैं। अगर अभी पता लग जाए तो बहुत अच्छी चीज है। अडोलेसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड, यानी अडोलेसेंस एक पीरियड है आपका जवानी से पहले का, और एक प्रोसेस भी है, एक प्रोसेस जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा डेवलप करते हो, रिप्रोडक्टिवली भी, बिहेवियरली भी। आपके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आते हैं, आपकी फिजियोलॉजी में, आपकी फिजिक में भी काफी चेंजेस आते हैं, आपके नॉर्मल बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं, आप सेक्सुअली भी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हो। तो एक प्रोसेस भी है, एक फेज भी है, जहां पर आपके एटीट्यूड, आपके बिलीफ, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन, सब कुछ चेंज हो जाता है। सो 12 से 18 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस अडोलेसेंट पीरियड के अंदर आते हैं। तो अडोलेसेंस क्या है? अडोलेसेंस आपके चाइल्डहुड के बाद का समय है, यानी अगर आप 12 के हो गए हैं तो आप बचपन से ऊपर आ चुके हैं, एंड अडल्टहुड से थोड़ा नीचे है, यानी कि आप जवानी से थोड़ा सा कम है। अभी आप 19 के हो जाएंगे या 18 के हो जाएंगे, तब आप अपने आप को जवान कह सकते हैं। Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes। जैसा मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी के अंदर 1000 प्रकार के चेंजेस होते हैं, हार्मोनल शूट आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं भाई, आर्म पिट पे हेयर आ रहे हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है ग्रो कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्यूबिक हेयर्स डेवलप हो रहे हैं, बॉडी बन रही है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो है हिप्स डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हो चुकी है, आपके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है इफ यू आर अ मेल। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, दैट आर जस्ट बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ हार्मोन्स, जिस वजह से बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। अब आपके अंदर टेस्टोस्टेरॉन है, मर्दानगी का हार्मोन, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं इस एज के अंदर कि मुझसे तगड़ा कोई नहीं, और ये सबके साथ होता है। लेकिन अपने आप को अगर यहां संभाल लिया आपने, तो समझ लो तुमने दुनिया जीत ली दोस्त। एडोलेसेंस दस इज अ वेरी वल्नरेबल फेज, क्योंकि यहां पर तुम्हें सब कुछ करने का मन करेगा, यहां पर तुम्हें एक्साइटमेंट होगी, एक्सपेरिमेंट करने का मन करेगा कि भाई ये चीज ट्राई करके देखते हैं, एक बार सुट्टा मार करके देख लेते हैं। तो मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आपकी यहां पर होती है, क्यूरियोसिटी होती है आपके अंदर, जिज्ञासा होती है, एडवेंचर करने की चुल होती है, एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है, जुनून होता है, और सबसे बड़ी चीज एक कंफर्टेबिलिटी से बाहर निकलने की ना जिद होती है आपके अंदर कि अब मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, और वहीं मात खा जाते हैं हम लोग। अब मैं जो करूंगा जो मैं चाहता हूं, ये बोल के आप अपनी जिंदगी को बना भी सकते हो, ये बोल के आप अपनी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हो। दोनों प्रकार के पर्सपेक्टिव यहाँ पे टोटली खुले हैं। अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा साइंटिस्ट हूँ, अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा मैं कितना अच्छा स्टूडेंट हूँ, अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर सकता हूँ, दैट इज अ गुड ट्रेट। अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा लौंडियाबाजी किसे कहते हैं, अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि चरस गांजा कैसे फूका जाता है, दोनों हाथों में बीड़ी लेकर कैसे पी जाती है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट। दोनों जो चीजें हैं बहुत गलत है, और मैंने दोनों प्रकार के बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखा है। मैं पहली कैटेगरी के अंदर था, और मेरे काफी दोस्त दूसरी कैटेगरी के अंदर थे जो आज बहुत ज्यादा बर्बाद है। उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है मेरे दोस्त, यहाँ पर हमारी ग्रेजुएशन पीजी और पीएचडी तक हो गई, लेकिन वहां पर उनकी ग्रेजुएशन भी अटकी हुई है, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन अभी भी रहते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको छोड़ना भी पड़ा अपना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, और ये एक सच बात है। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है लेक्चर में मैं कुछ बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, कि एक बच्चा ऐसा है जनरली जो अभी बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर है, मेरा दोस्त जो मेरे साथ स्टार्ट कर चुका था पढ़ाई, लेकिन वो मुझसे 8 साल पीछे हो चुका है। इतनी बेकार जो है 7-8 साल पीछे हो चुका है, इतनी बेकार उसकी अप्रोच थी जिंदगी को लेकर के, राइट। उसने सुट्टा मारने के चक्कर में अपना सप्लीमेंट्री का पेपर छोड़ दिया था, यानी वो ऑलरेडी फेल हो चुका था, वो सप्लीमेंट्री का पेपर देने वाला था, उसका पेपर था, वो बाहर बैठकर वेट कर रहा था, और दोस्तों ने उसे बोला चल यार सिगरेट पी के आते हैं, और सिर्फ सिगरेट पीने के लिए he haven't even attended his paper and he haven't had that confidence to face the examination hall। वो कोई भी बहाना ढूंढ के बाहर निकल जाता था, और अब उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हैं। ऑब्वियसली अगर सोसाइटी में आपसे कुछ पूछता है कोई, ऐसा भी नहीं है सिर्फ सोसाइटी, आप पर्सनली भी दुखी हो जाते हो। आप किसी के ऊपर पैसा लगा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो,
और आपका बच्चा अभी भी 12वीं पास है, 8 साल पैसा लगाने के बाद, 7 साल पैसा लगाने के बाद, दैट इज वेरी वेरी बैड थिंग, राइट। तो इसीलिए पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उनको पूरा करो। जिंदगी में हर चीज करने का मौका आएगा, ये मैं आपको अपने पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। हर चीज जो तुम चाहते हो वो होगी, उसका एक टाइम है, टाइम आने पर सब मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है और खुद चल के आता है और इज्जत से आता है। और किसी चीज के लिए मरोगे, वो चीज एक तो तिल तिल करके मिलेगी और उसका मजा भी खत्म हो जाएगा। नेचुरली जो चीज आती है अपने आप, जो तुम अर्न करोगे ना टाइम के साथ, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग। प्लीज मेक श्योर टू वेट फॉर द राइट टाइम। जब सही वक्त पे चीजें आती है ना, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और उनको लेकर मजा भी बहुत आता है। तो हमेशा उस राइट टाइम का प्रयोग करना। ये लेक्चर है ही ज्ञान का, जैसा मैं आपको बता रहा था, तो इसमें थोड़ा सा सुन लेना, 2x पे करके देख लेना बेशक, लेकिन हाँ यहाँ पर हम यही बातें करने वाले हैं कुछ कंसेप्चुअल बातों के साथ। A child's natural curiosity motivates him her to experiment. क्यूरियोसिटी आप जिज्ञासा है, या सुट्टा मार के देखते क्या होता है, दारू पी के देखते क्या होता है, चरस लेके देखते क्या होता है, इस चक्कर में फंस जाते हैं। This complicated further by effects that might perceive as benefits of alcohol or drug use. पीकर आपको ऐसा लगता है यार ठीक है, इससे तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मजा आया, झूमने लगे, हम तो घूमने लगे, चल यार हर संडे का प्लान बनाते हैं, सैटरडे तक दबा के पढ़ेंगे और संडे को ना ऐसे दारू पी के गोल गोल घुमा करेंगे। सो अल्कोहल और ड्रग यूज को अगर आप लेने लग जाते हैं उसके बेनिफिट के तौर पे कि यार इसमें तो मजा है, तो दिक्कत हो जाती है। दस फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया था, पहली बार आप हो सकता है कि सिर्फ ट्राई कर रहे हो, लेकिन यहां पर फिर आप इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं हर अच्छी बुरी चीज से बचने के लिए। अच्छा भाई यूपीएससी में हो गया, चला जा दारू पीते हैं बैठ के। अच्छा भाई नहीं हुआ, चल दारू पीते हैं, गम में दारू पी लेंगे। अरे भाई की लड़की पट गई है, शादी करेगा, चलो पार्टी। अच्छा लड़की छोड़ के चली गई, चल भाई दारू पीते हैं गम में। तो चाहे मौसम अच्छा हो चाहे मौसम खराब हो, दारू इज ए नेसेसिटी। यह हमारे साथ भी होता था कॉलेज में, हर कॉलेज में होता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। जब आप कॉलेज में जाएंगे आपको भी ऐसे दोस्त मिल जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है ढूंढना पड़ेगा, खुद ही मिल जाएंगे। प्रॉब्लम्स को फेस करने से आप डरते हैं, ठीक है, स्ट्रेस को भगाने के लिए, प्रेशर्स को अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में एग्जामिनेशन से डर लग रहा है, तो क्या हो गया, यहां पर आप अल्कोहल और ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। यानी पहली बार आपने क्यूरियोसिटी के चक्कर में इनका सेवन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में आपको ये चीजें क्या लगने लग गई, गम भुलाने का एक जरिया लगने लग गया, जो कि सरासर गलत है, अफवाह है, बेवकूफी है। तो यहां पर हम फंस जाते हैं। सेकंड, हमें ऐसा लगता है भाई कूल और प्रोग्रेसिव है। अच्छा यार इतना बड़ा हो गया, सिगरेट नहीं पी, मेरे को काफी लोग बोलते हैं इतना बड़ा हो गया स्मोक करा ही नहीं तूने, तू तो गधा है। मैं कहा ठीक है गधे हैं, ढैचू ढैचू बोल देता हूं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अगर ये चीज मुझे गधा बनाती है तो आई एम अ प्राउड गधा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। लेकिन तुम भाई समझदार हो, दैट्स वेरी गुड, तुम करो यार, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा। मैं किसी के साथ जो है बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता किसी भी चीज में कि भाई मत पियो या फिर ऐसा कुछ, बिकॉज दैट इज नॉट माई वर्क। It becomes my responsibility to guide them. I used to guide them once, but once they have retracted back कि चल यार ऐसा मत बोला कर, तो after that हम लोग एक लिमिट तक ही किसी को पुश कर सकते हैं, after that we can't push, right? तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ब्राह्मण, सो आई डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, बट द पर्सन सराउंडिंग मी, माई फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू हैव चिकन ऑन द वेरी सेम टेबल जहां पर बैठ के मैं अपनी रोटी खा रहा होता था। तो आई सीरियसली डोंट हैव एन ऑब्जेक्शन दैट व्हाट अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इज डूइंग. If he is not forcing me to do that as well, I'm seriously fine with everything. If someone is taking, or consuming alcohol in front of me, when someone is like smoking in front of me, I seriously don't give a shit, because if they are not involving me into it, I'm totally fine. तुम्हें जो करना है करो, just don't force me to do that anyhow. और ये सब दोस्तों को पता था, so वो हमें कुछ नहीं कहते थे, बट हाँ हमारे सामने ये सारी चीजें होती जरूर थी। एक लिमिट तक समझाए भी, बट उसके बाद they have started doing it again and again and again, so it became a habit and now they are doing well in their life in the negative prospect. Okay, so यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेसिव लगता है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर ये हैबिट बनती जाती है, आदतें बिगड़ती जाती है। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी इन चीजों को प्रमोट करती हैं, इस परसेप्शन को प्रमोट करती हैं, राइट? ये बहुत बढ़िया चीज है भाई, ये तो करनी चाहिए। Other factors that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable and unsupportive family structures and peer pressure. आसपास के लोगों के बहकावे में आप काफी बार आ जाते हैं और उस चक्कर में फैमिली को गलत समझना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोगों की फैमिली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होती है, नॉन सपोर्टिव होती है,
आप लोगों को हर चीज में कि भैया यूपीएससी ही निकालना है, अगर तुम गिटार बजाना चाहते हो तो नहीं बजा सकते, अगर तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ड्राइंग करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, अब्बा नहीं मानेंगे, तुम्हें वही करना है जो हम करवाना चाहते हैं। और इस चक्कर में बच्चे की क्या है, इंटरनली सोच थोड़ी सी खराब हो जाती है फैमिली को लेकर के कि ये तो भाई नहीं करने देंगे। उस चक्कर में बच्चा जो है गम में आकर के, डिप्रेशन में आकर के इन सब चीजों का सेवन शुरू कर देता है। अब यहां पर देखो वही सारी चीजें जिनके बारे में हमने बात की। कॉजेज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल यूज इन एडोलेसेंस, या तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, एडवेंचर एक्साइटमेंट में, फेस करने से डरते हैं किसी प्रॉब्लम को, स्ट्रेस है, प्रेशर है, एकेडमिक्स का, एग्जामिनेशंस का, एग्जामिनेशन खराब हो गया घर वाले पीटेंगे, इससे पहले दारू पी के सो जाओ, टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर जो कि गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, अनसपोर्टिव फैमिली जो कि पीयर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है आपके ऊपर कि यही करो, ये नहीं किया तो बर्बाद हो। बिकॉज ऑफ परसीव्ड बेनिफिट्स ड्रग आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली, इनके बेनिफिट्स भी लोगों को दिखाई देते हैं कि मस्त हम झूम रहे हैं, घूम रहे हैं, पेन रिलीफ हो जा रही है, नींद अच्छी आ जा रही है, लोग बहुत ज्यादा इनको इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs। और ये addictive nature क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एडिक्शन क्या है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, यानी आप दिमागी तौर पर अटैच हो जाओगे किसी चीज से। और ये अडिक्टिवनेस किसी भी चीज की तरफ हो सकती है। समझो आपकी कोई बंदी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, यू आर एडिक्टेड टू हर, राइट? If you have a time slot, basically if you are doing nothing in that particular time slot of a day, you will be calling her at that point of time, right? You will be reaching her, मिलने जाना है, बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, मैसेजेस करने हैं। वो एक प्रकार की एडिक्शन है। आप साइकोलॉजिकली अटैच हो जाते हो कि जब भी आप किसी काम से हटे आपकी सोच वहीं पर लग गई। सिमिलरली जब आप किसी काम से हटते हो आपकी सोच वहीं पर लग जाती है, नशे के अंदर साइकोलॉजिकली आप अटैच हो चुके हो, दिमाग उससे दूर नहीं जा पा रहा है, तो बॉडी तो दूर कैसे ही जाएगी। क्योंकि आपको यूफोरिया होता है, बहुत मस्त एकदम मजे आने लग जाते हैं, दुनिया बेहतरीन लगने लग जाती है, टेम्पररी फीलिंग होती है वेलबींग की, अच्छा महसूस करते हो, शांत महसूस करते हो, एकदम मस्त नींद आ चुकी है। तो ये चीज जो है ड्रग और अल्कोहल को एक अच्छे तरीके से दिखाती हैं लोगों के सामने कि हाँ यार ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है। उसके लॉन्ग टर्म हार्म नहीं दिखाई देते उस टाइम पे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दिखाई देते हैं कि हाँ भाई बैठे बैठे अगर रेल के डिब्बे के मजे ले सकते हैं हिल हिल के, तो क्यों ना लिए जाए। These drive people to take them even when these are not needed। जब इनकी जरूरत ना हो तब भी इनको लेने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप अपने कॉन्शियस एफर्ट से कोई काम नहीं कर रहे, आदत के कारण कर रहे हो, तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ चुके हो, अब आप बर्बादी की ओर कदम रख चुके हो। टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है रिसेप्टर का। पहले आपका एक रिसेप्टर था, एक पैग में संतुष्ट हो जा रहा था, अब 2 रिसेप्टर है, 2 पैग चाहिए। कुछ महीने बाद 3 रिसेप्टर बने, 3 पैक चाहिए, तो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगी आपके रिसेप्टर की, और रिसेप्टर उसके बाद हायर डोजेस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग पे ही रिएक्ट करेगा, यानी कि आप तब तक एडिक्ट हो चुके होंगे। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner in addiction। यही मैंने आपको बताया, अगर एक बार भी अगर आप इस बीमारी, इस ड्रग के चक्कर में पड़ जाते हो, चंगुल में पड़ जाते हो, तो आप इन भैया की तरह गंजेड़ी बन जाओगे एंड अल्टीमेटली आप इस चंगुल से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर वही रिसेप्टर वाला खेल स्टार्ट हो जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। Thus, addictive potential of drug and alcohol pull the user into vicious circle leading to their regular use, abuse from which he/she may not be able to get out। यानी अब धीरे धीरे आपको बेनिफिट्स दिखाई देने लगे तो आपने किसी चीज का सेवन करना स्टार्ट कर दिया, किसी नशीले पदार्थ को अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया। एंड वंस द रिसेप्टर स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग, अगर रिसेप्टर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, टॉलरेंस लेवल हैज इंक्रीज्ड फॉर द रिसेप्टर्स इन रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर ड्रग, तो अब आप उस ड्रग को ज्यादा लेने की कोशिश करोगे एंड अल्टीमेटली आप इस ट्रैप में, इस जंजाल में फंस चुके, अब आप बाहर नहीं निकल पाओगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन देयर यूज। यानी अगर सही टाइम पर काउंसलिंग नहीं की गई, नशा मुक्ति केंद्र पर नहीं पहुंचाया गया उस इंसान को, तो अल्टीमेटली वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर बैठेगा और प्रॉपर्ली खत्म हो जाएगा। डिपेंडेंस इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विड्रॉवल सिंड्रोम if regular dose of drug alcohol is abruptly discontinued। मैंने आपको विड्रॉवल सिम्टम के बारे में बताया था। अगर आप रेगुलर शराब का सेवन करते हो और अचानक से आपने शराब का सेवन रोक दिया है, तो आपके जो रिसेप्टर्स बने थे वो अब शराब को पुकारेंगे कि भाई ले लो, पी लो थोड़ी, तो आपके अंदर से अर्ज आने लग जाएगी, हाथ पैर धूजने लग जाएंगे, यानी आप शेक करने लग जाएंगे, बुखार चढ़ जाएगा,
अचानक से पसीना आने लग जाएगा, अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लग जाएगी, आपकी बॉडी को पता ही नहीं है वो क्या कर रही है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द विड्रॉवल सिम्टम। और उस चक्कर में आपको शराब पीनी पड़ती है, तब जाके आपके रिसेप्टर शांत होते हैं, तब जाके आप एक काम फीलिंग में आते हो, राइट। आपको एंजाइटी हो जाएगी, दिमाग खराब होने लग जाएगा, शेकीनेस, कांपने लग जाओगे, नोजिया, जी खराब होने लग जाएगा, स्वेटिंग, पसीने आने लग जाएंगे। और जब दोबारा आप अगेन उस ड्रग को ले लोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, आपके रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इन सम केसेस विड्रॉवल सिम्टम्स कैन बी सिवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन में नीड मेडिकल सुपरविजन। आपने देखा होगा संजू फिल्म में जैसे दिखाया हुआ था कि रणबीर कपूर जो है एक बेड के ऊपर लेटे हुए थे और उनको चारों तरफ से लोगों ने पकड़ा हुआ था, ओके, पसीने उनको छूट रहे थे, इतनी ज्यादा शेकीनेस जो है उनकी बॉडी के अंदर आ रही थी और वो लड़ रहे थे लोगों से ड्रग्स लेने के लिए। और उस टाइम पर लोगों को उन्हें पकड़ना पड़ रहा था उनकी बॉडी को शांत करने के लिए कि भाई अगर इसको हमने अभी ऐसा छोड़ दिया एंड इफ ही हैज टेकन ड्रग तो इनको विड्रॉ करवाना ड्रग से बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डिपेंडेंस लीड्स टू पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू satiate his her needs. This result in many social adjustment problem। यानी यहां पर सोसाइटी भी उनको एडजस्ट नहीं करने देती है अपने बीच, सोसाइटी भी ऐसे लोगों को मुंह लगा के खुश नहीं है, क्योंकि कौन ही भाई अपने बच्चों को ऐसे लोगों के पास भेजेगा या फिर कौन ही चाहेगा कि उनके बच्चे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए। तो अल्टीमेटली दिस इज नॉट गुड। अफेक्ट क्या होते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के, रैकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस। यानी पहली बात तो अगर आपने अल्कोहल ली है तो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी आपको मिल जाती है इनिशियली, तो आप झगड़ालू हो जाते हो, किसी की परवाह नहीं करते। इनफैक्ट अगर कोई आपको रोकने आ रहा है हो सकता है उसके साथ आपकी बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए और आप झापड़ वापड़ भी मार दे। कोमा में जा सकते हो, डेथ भी हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलियर से, यानी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है एंड सेरिब्रल हैमरेज तक भी हो सकता है, दिमाग के अंदर हैमरेज हो जाएगा, ब्लड लीकेज हो जाएगी जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ड्रग्स मिक्स्ड विद अल्कोहल में कॉज डेथ, यानी ड्रग्स टेकन विद अल्कोहल इन अननोन कंसंट्रेशन, आपने कोई भी चीज मिक्स कर लिया नशे के लिए, दैट कैन आल्सो कॉज डेथ, क्योंकि मल्टीपल फिजियोलॉजिकल इवेंट्स आपकी बॉडी के अंदर चलने लग जाएंगे एंड इट माइट बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू गाइस। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस, लिवर खराब हो जाता है शराब पीने से, आपको पता है। लिवर सिरोसिस मतलब लिवर के जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, लिवर जो है धीरे धीरे उसके सेल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, लिवर कटना स्टार्ट हो जाएगा। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम, स्लो हो जाएगा नर्वस सिस्टम काफी। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस एंड फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बातचीत बहुत कम हो जाएगी, फैमिली भी आपको मुंह लगा के खुश नहीं होगी, फ्रेंड्स भी आपसे बातचीत करना छोड़ देंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी शोन देयर रैकलेस बिहेवियर टू देम अ लॉट ऑफ टाइम्स। एंड आपको एक लेवल तक ही सपोर्ट किया जा सकता है, एक लेवल तक ही आपको झेला जा सकता है, उसके बाद कोई भी आपको बोल करके खुश नहीं होगा। तो मेंटल और सोशल डिस्ट्रेस यहां पर हो जाता है, आप खुद से भी हताश हो जाएंगे और सोसाइटी भी आपसे हताश हो जाएगी, सारे लोग आपसे ऑटोमेटिकली अनसेटिस्फाइड रहेंगे। सोशल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है देन फॉर ड्रग यू माइट बी स्टीलिंग, आप चोरी करने लग जाओगे। एंड अल्टीमेटली अगर आप इंट्रावेनस ड्रग लेते हो तो हमने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आपको एड्स, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं यूज्ड निडल को यूज करने से, इंट्रावीनस ड्रग लेने से, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हमारे एक सर थे देवेंद्र सर, वो जब हमें पढ़ाते थे तो कहा करते थे कि एक मोटिवेशन लेवल पढ़ाई में ऐसा होना चाहिए जैसा एक शराबी का होता है शराब को पीने के लिए। एक शराबी पूरे दिन काम करता है, हो सकता है उसे कहीं मजदूरी करनी पड़ती हो सकता है उसे कहीं किसी खेत में छोटा मोटा काम करना पड़ता हो महज 20-25 रुपए के लिए, हो सकता है उसे चोरी चकारी करनी पड़ती हो, लोगों की लात खानी पड़ती हो, मार खानी पड़ती हो, लेकिन कुछ भी करके वो एंड में 25-30 रुपए जुटा कर लाएगा, एक पौवा मारेगा और उसी ठेके के बाहर सो जाएगा। यानी उसका जो लेवल है, जो मोटिवेशनल लेवल है उस चीज को प्राप्त करने का, लक्ष्य को प्राप्त करने का, यानी उस शराब की बोतल को प्राप्त करने का, वो बहुत ज्यादा है। उसके लिए वो गालियां खाता है, लात खाता है, मार खाता है, पिटता भी है, चोरी करता है, पूरी सोसाइटी में थू थू हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली ही यूज्ड टू गेट दैट थिंग अप। सो दैट्स व्हाई my teacher has told all of the students in that class to be as motivated as a drunkard, because when he is trying to reach his goal, that is to get drunk, he is not looking back, he is trying every possible effort, every conscious effort to get to his goal. The similar approach should be with us in our lives. Even when someone is hurting us, even when someone is abusing us, even when the society is not supporting, even when there is no one with you,
you can still win, and you have to. That is the only thing you can learn from a drunkard or a druggist. The motivation to get succeeded. The immediate adverse effect of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior. गुस्सा आने लग जाता है, आप किसी की सुनते नहीं हो, वेंडलिज्म, वायलेंस, झगड़ा करने लग जाते हो, लोगों की मार पिटाई करने लग जाते हो। एक्सेसिव डोज अगर ले लिए तो कोमा भी आप जा सकते हो, डेथ भी हो सकती है। क्यों? मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है। अगर आप ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में लेते हो अल्कोहल के साथ, तो अल्टीमेटली ओवरडोजिंग जो है ये आपकी डेथ भी कॉज कर सकती है, राइट? और नॉर्मली लोग इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई ड्रग का या अल्कोहल का अब्यूज कर रहा है यूथ में, तो किस लिए इसका इस्तेमाल करेगा? इनिशियली एज एन एक्सपेरिमेंटेशन, और बाद में अपने खराब परफॉर्मेंसेस से बचने के लिए, पीयर प्रेशर से बचने के लिए। कैसे हमें पता लगेगा कि आपका बच्चा इस जंजाल में फंस चुका है? पहले अगर वो पढ़ाई में अच्छा था, अचानक से एक सडन खतरनाक ड्रॉप आया है एकेडमिक परफॉर्मेंस में, इसका मतलब कुछ तो गलत है। चाहे कुछ मेंटली गलत है, चाहे आपका कुछ साइकोलॉजिकल चीज है, एडिक्शन है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, एंजाइटी वगैरह है, आप उससे काउंसलिंग कर लीजिए एंड आपको पता लग जाएगा कि बच्चा किस वजह से खराब परफॉर्म कर रहा है। इसका मेन रीजन हो सकता है एडिक्शन। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज से अनएक्सप्लेन्ड आपका बंक है, आपको बताकर एक दो दिन कर रहा है, दैट इज टोटली फाइन। एक दो क्लासेस में नहीं गया, दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन, लेकिन बहुत टाइम तक बाहर है कॉलेज से, इसका मतलब कुछ गलत है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, खुद में कोई ख्याल नहीं है। जैसे आपने कबीर सिंह देखी होगी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मुझे ऐसे मत देखो, सैलून्स खुले नहीं है इसीलिए मैं ऐसा हूं, ठीक है? बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, ठीक से कोई पर्सनल हाइजीन नहीं है, अपने आराम से पजामा वजामा पहन के घूमता रहता है, दैट इज द थिंग। विड्रॉवल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर। रिबेलियस मतलब बदला लेने का मन करेगा, रिबेल, आप सबके खिलाफ हो जाते हो। सोसाइटी कुछ बोल रही है, गलत है, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, गलत है, लवर कुछ बोल रही है, गलत है, आप सही हो। सर वो ईगो इतना शूट हो जाता है कि आपको दुनिया गलत लगने लग जाती है। आइसोलेशन, अकेले रहने लग जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, फटीग, थकान हो जाएगी, राइट? काफी बार बहुत अग्रेसिव हो जाओगे अल्कोहल लेते ही। डिटोरेटिंग रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप सारे खराब हो जाएंगे, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे फ्रेंड के साथ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, सारी खराब हो जाएगी। हॉबीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। गिटार बजाना पसंद था, अब गिटार अपने मस्त दीवार पे लटका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना पसंद था, कोई लिख नहीं रहा है। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, जब होश है तब खा ले रहे हैं, जब होश नहीं है सो जा रहे हैं। फ्लक्चुएशंस इन वेट एंड एपेटाइट, भूख प्यास का कोई ख्याल नहीं है, वेट आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अगर एक प्रेग्नेंट विमेन लेती है, कंज्यूम करती है इन ड्रग्स को या अल्कोहल को, तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। यानी जो फीटस है, इसमें अल्कोहलिज्म की वजह से काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे जो नेजल ब्रिज है ये लो होती है, यानी यहां पर जो आपको हड्डी दिखाई दे रही है ये आपकी थोड़ी दबी हुई होगी, सिर्फ नाक जो है नीचे का जो भाग है ये आपको यहां पर दिखाई देगा, यहां पर कोई भी आपकी उभार नहीं होगी, सिर्फ नीचे का ये जो पार्ट है ठुल्ला सा ये यहां पर रहेगा, बीच का जो पार्ट है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, यहां पर देखो आपकी आंख जो है इसके पास यहां पर बहुत ही प्रोमिनेंट फोल्ड रहेगा, राइट? चिन आपकी काफी छोटी सी रहेगी, ठीक है? ईयर एबनॉर्मेलिटीज होंगी, कान आपके थोड़े से फोल्डेड टाइप में रहेंगे। पतला सा आपका होठ रहेगा, अपर लिप जो है बहुत पतला रहेगा, और यहाँ पे जो मूंछ की पट्टी रहती है ये अपर होठ के ऊपर, ये आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये जो आपकी फिल्ट्रम है यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है बच्चे को जो फेस देखकर ही पता लग जाती है। इसके अलावा जो है आपका मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है ऐसे बच्चों के अंदर जिनके पेरेंट्स फीटस के डेवलपमेंट के दौरान जिनकी मदर अल्कोहल कंज्यूम कर रही होती हैं। तो यहां पर अब देखिए, they may even be some far-reaching implications of drug and alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs or alcohol, वो चोरी स्टार्ट कर देगा। The adverse effects are just not restricted to the person who are using drugs and alcohol, यानी वो सिर्फ उस लोग तक सीमित नहीं रह जाता, उनकी फैमिली को भी इस चीज का जो है पूरा का पूरा बर्डन उठाना पड़ता है, राइट? क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी हो चुका है। समझ लो कि किसी का एक फैमिली मेंबर था विच इज द ओनली अर्निंग मेंबर, एंड इफ ही हैज गॉट एडिक्टेड
बाय अल्कोहल, तो अल्टीमेटली देयर इज नो चांस कि उनकी फैमिली में कुछ ठीक होगा, तो एंटायर फैमिली फ्रेंड पूरा खानदान जो है उस चक्कर में पगला जाता है। यहाँ पर काफी सारे आपको ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के कारण हुए साइड इफेक्ट्स भी दिखाए गए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ड्रग्स का सेवन करते हैं, एक्ने हो सकता है आपको, राइट, काफी सारे रैशेस हो सकते हैं, एंड अल्टीमेटली आपके बॉडी पर अलग अलग जगह पर दाग धब्बे भी हो सकते हैं ड्रग की वजह से। और नॉर्मल जो बॉडी के अंदर चल रहा है वो तो कोई बता ही नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। ये तो हम सिर्फ वो चीजें हैं जो आपको दिखा पा रहे हैं एक इमेज के तौर पे। दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, अगर आप इंट्रावेनसली ड्रग इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हो, वेन्स के अंदर, इंट्रावेनसली मतलब वेन्स के अंदर बाय निडल एंड सिरिंज, तो यहां पर आपको एड्स और हेपेटाइटिस बी होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये यूज्ड निडल्स के कारण ही होता है। एड्स 4 कारण की वजह से हो रहा था। एक तो इन्फेक्टेड पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेकंड अगर मदर से ही आ जा रहा है डायरेक्टली वाया प्लेसेंटा, तब एक जब आप सिरिंज से इंट्रावेनसली ड्रग ले रहे थे, और एक वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यहां पर आपका इंट्रावेनस ड्रग लेने से भी तो एड्स और हेपेटाइटिस बी का खतरा है, तो आप इन बीमारियों के प्रति भी ज्यादा प्रोन हो जाते हो। The viruses which are responsible for this disease are transferred from one person to another by sharing infected needles and syringes, यानी अगर एक भी आपके ड्रग एडिक्ट को एड्स है तो बाकी सब में भी आराम से फैला सकता है। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रोनिक इन्फेक्शन, लंबे टाइम तक चलते हैं और फेटल होते हैं, यानी आपकी मृत्यु पे ही आपका साथ छोड़ेंगे। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड, तो ये दोनों चीजें सेक्सुअल इंटरकोर्स और आपके इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती है। द यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस मे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड। अगर आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया एडोलेसेंस के अंदर, तो जवानी तक आप एक पक्के बेवड़े बन चुके होंगे। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर, यानी सिरोसिस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम इनफैक्ट सेरिब्रल हेमेज तक हो जाता है, एंड नर्वस सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। लिवर सिरोसिस यानी लीवर के सेल डेड होने लग जाते हैं, एंड लीवर जो है समझ लो आपका इतना था, इतने में आपका सिरोसिस हो गया, इतने में आपका सिरोसिस हो गया। अगर इतने में लीवर सिरोसिस हो गया इतने पार्ट में, तो बचा हुआ पार्ट क्या करता है, बहुत ज्यादा आपकी सिक्रीशन नहीं कर पाएगा, ये पार्ट अपने आप को एनलार्ज करने की कोशिश करता है, जो पार्ट कट गया है उसकी पूर्ति करने के लिए। और ये पार्ट जब अपने आप को एनलार्ज करेगा ना, तो आपके पेट में स्वेलिंग हो जाती है, यानी आपके इस एब्डोमिनल रीजन में स्वेलिंग हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है आपका पेट निकल रहा है, एक्चुअल में आपका लिवर एनलार्ज हो रहा होता है ड्यू टू सिरोसिस। जो पार्ट कटा है उसके काम को सप्लीमेंट करने के लिए। समझ लो आपका लीवर टोटल है 100%, 20% आपका कट गया, सिरोसिस के कारण 20% टिश्यूज डेड हो गए। अब बचा हुआ जो 80% है, ये बहुत कम सिक्रीशन कर पाएगा, 80% ही सिक्रीशन कर पाएगा, पहले 100% हो रही थी, तो वो अपना साइज बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे वो थोड़ा और अपनी सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर पाए, और इस चक्कर में क्या होता है, ओवरऑल जो आपका एब्डोमिनल साइज है वो बढ़ जाता है। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। यहां पर मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर दिखाया था, यहां पर आपके फीटल अल्कोहल सिंड्रोम यानी FAS नाम की बीमारी हो सकती है। इसको आप बाकायदा FAS भी लिख सकते हो, ये आपका एक सही नाम है, वैलिड नाम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आपका इन सब ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट देयर सिस्टम्स एक्टिवेटेड, कोकेन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे मिस यूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो आपकी बॉडी को और एनाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ा देंगे, सिंथेटिक रिएक्शंस बढ़ा देंगे, डायूरेटिक्स, राइट, डायूरेसिस को बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए, एंड सर्टेन हार्मोन्स जो कि आपकी बॉडी में हार्मोनल राइज हो जाएगा, तो आप बहुत तेज तेज भाग पाएंगे, जो भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं उसमें आप अच्छी स्ट्रेंथ से और एग्रेसिवनेस को बढ़ाते हुए पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और एथलेटिक परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होगी, शूट होगी। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स इंक्लूड मस्कुलिनाइजेशन, यानी अगर फीमेल आपकी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेती हैं तो उनके अंदर मसल्स डेवलप हो जाएंगे एनाबॉलिज्म की वजह से। काफी जो है आपके बॉडी बिल्डर्स, ऐसा कहा जाता है वो स्टेरॉइड लेते हैं तो उनकी बॉडी नेचुरल बॉडी नहीं मानी जाती, ऐसा नहीं कहते कि उसने वर्कआउट किया है, स्टेरॉइड ले लो बॉडी फूल जाएगी, मसल्स फूल जाएंगी। तो फीमेल्स के अंदर मस्कुलाइजेशन हो जाती है, वो आपकी
मेललीनेस उनके अंदर आ जाती है, उनके अंदर मेल कैरेक्टर से ज्यादा आ जाते हैं, फीचर्स ऑफ मेल आ जाते हैं, उनकी जो क्लिटोरिस है वो बड़ी हो जाती है, जो क्लिट है वो एनलार्ज हो जाती है, राइट। जो बाकी सारे फीमेल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट थे वो डेवलपमेंट कम हो जाती है। एग्रेसिवनेस उनके अंदर ज्यादा आ जाती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल के अंदर रेगुलरली आनी चाहिए थी एट द गैप ऑफ 28 डेज, वो एबनॉर्मल हो जाती है, काफी बार 3-3 4-4 महीने तक नहीं आती। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है जस्ट लाइक मैन ऑन द फेस एंड ऑन द बॉडी। क्लिट आपकी बड़ी हो जाती है, वॉइस आपकी डीप हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है एक मर्द जैसी। तो फीमेल में मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं और मेल में भी स्टेराइलनेस आ जाती है, फीमेल के कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं इन स्टेरॉइड्स का या फिर अलग अलग ड्रग्स का इस्तेमाल करने से। मेल के अंदर जो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी पीछे, उसमें एक्ने दिखाया था कि आपके फेस पे मुहासे होने लग जाएंगे। एग्रेसिवनेस तो बढ़ती है यहाँ पर, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिस आपके छोटे हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली स्टेराइलनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, किडनी और लीवर के ठीक से काम ना करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट यानी गायनेकोमेशिया हो जाता है, मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी फीमेल कैरेक्टर आने लग जाते हैं। प्रीमैच्योर बाल्डनेस यानी कम उम्र में ही आप गंजे होने लग जाते हो। एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अल्टीमेटली अगर बहुत ज्यादा आपने केमिकल्स ले लिया अपनी बॉडी के अंदर तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। These effect may be permanent with prolonged use, अगर बहुत ज्यादा टाइम तक आप इन ड्रग्स का ऐसे इस्तेमाल करते हो तो ये चीजें और बढ़ती जाती हैं। मेल कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होते जाते हैं, तो आप स्टेराइल भी हो सकते हो और आपकी कैंसर डेवलपमेंट के कारण मौत भी हो सकती है। इन द अडोलेसेंट मेल और फीमेल, सिवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स एंड लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ। जो बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा जिम जाकर के विद केमिकल्स बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं छोटी उम्र में, उनकी हाइट छोटी रह जाती है, कहा भी जाता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल्स। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हो तो कुछ नहीं होगा, आप बल्कि और ज्यादा अच्छे होगे, स्ट्रांग होगे, स्टेमिना बढ़ेगा। उल्टा अगर हो जाए आप केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका स्टेमिना भी घट जाता है। आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में स्टेमिना घट जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बढ़ ही जाएगा जैसे स्टेरॉइड लिया है तब। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। काफी लोग होते हैं बॉडी बिल्डर जो स्टेरॉइड से बॉडी बनाते हैं, बाद में उनकी बॉडी मसल्स वगैरह लटक जाते हैं जब वो वर्कआउट करना छोड़ते हैं तो, राइट। और फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, रैशेस वगैरह भी, एक्ने वगैरह भी हो जाते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करें, इस नशे को कंट्रोल कैसे करें, इससे अपने आप को बचाएं कैसे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से अच्छा यह है कि इन चक्करों में पड़ो ही मत। भाई बीमारी जो आप खुद पाल रहे हो उससे आप बच सकते हो ना खुद। यू हैव एन ऑप्शन टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द डिजीजेस जो आप खुद लेकर के आ रहे हो। तो ये भी तो एडिक्शन भी तो आप खुद बुलाते हो ना, ये तो आपके कॉन्शियस एफर्ट से हो रहा है। आपको पता है कि आप सिगरेट पी रहे हो, आप अपनी मर्जी से पी रहे हो, आपको पता है आप अल्कोहलिज्म का शिकार बन रहे हो, आप खुद से बन रहे हो। तो अगर आप चाहते हो तो आप इससे बच सकते हो। It is also true that habits such as smoking, taking drugs, alcohol are more likely to be taken up at the young age, more during adolescence। यानी 12 से 18 साल की जो सेंसिटिव एज है, जो वल्नरेबल एज है, इस एज के दौरान ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोग ड्रग, अल्कोहल या स्मोकिंग के चक्कर में पड़ जाओ। Hence, it is best to identify the situation that may push an adolescent toward the drug or alcohol to take remedial measures well in time। यानी आप उन इश्यूज को पहचानें जिसके चक्कर में एक बच्चा ड्रग या अल्कोहल के पास जा सकता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट के लिए जा रहा है, आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी जा रहा है, तो भी आप उसे पहले काउंसलिंग करके उसे बता दें कि इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कि हमें शराब नहीं लेनी है। बचपन से जो सिखाया जाता है वही स्टूडेंट्स के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है। बचपन से ही काउंसलिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चा बहुत वल्नरेबल है इन सारी चीजों के प्रति, बहुत ससेप्टेबल है। उसको कोई भी बोलता है कुछ भी, ही यूज्ड टू ट्राई दैट अप। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या आउट ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रेशर कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है, या किसी के बहकावे में आके, तो आप अगर उनको प्रॉपर काउंसिल कर देते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीजें उनके साथ हो सकती हैं। इन दिस रिगार्ड पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline have been associated with lowered risk of substance abuse। यानी बचपन से ही अगर आप अपने बच्चों को सही ट्रेनिंग देते हैं, सही दिशा में गाइड करते हैं
उनके सपोर्ट, उनकी बैकबोन बन के चलते हैं, तो बच्चा भी आपकी बात सुनता है, आपके साथ कंफर्टेबल रहता है, आपके साथ दुख दर्द बांटता है, तो उसे अल्कोहल की और बाकी सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आई वॉज वेरी ओपन विद माई फैमिली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी initial point of my life. I used to share them everything. If I have talked to some girl, if I have like found her very interesting, I used to tell that as well. स्कूल में क्या क्या हुआ, इनफैक्ट कॉलेज में क्या क्या हुआ, when I was in PG, whatever is happening in the classroom, I just used to summarize it in 15 minutes. So we do have a chat session जिसमें हम लोग आराम से बैठते थे, खाना खाते खाते हम लोग थोड़ी बहुत बातें करते थे कि आज क्या हुआ. So we used to summarize everything up. So whatever is going on in the college is very evident to all my family members. So in fact, if they notice that there is some problem, they used to guide me on that don't talk to this guy, he is not right, don't talk to this girl, she is not right also, right? Because they know all the scenarios कि उससे क्या बात हुई, उससे क्या बात हुई, इस प्रकार से झगड़ा चल रहा है, या फिर ये है वो है, जो भी whatever is the cases, starting from the very beginning when I was a kid, उस टाइम से ही this is going on, and it has really helped me out. If you can open up with your family, you do not need friends, and that is the best part. Some of the measures mentioned here would be particularly useful in prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents. यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताई गई है जो कि आपको अल्कोहल और ड्रग के चक्कर में फंसने से बचा सकती हैं. आप इन सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं एंड अल्टीमेटली आपको एक बेटर आउटकम देखने को मिलेगा. पहली चीज है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. Every child has his her own choices and personality which should be respected and nurtured. यानी हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है काम करने का, अपनी एक पेस होती है पढ़ने की. अगर मुझे 10 पेज पढ़ने में 5 घंटे लगते हैं, तो हो सकता है कोई उन्हीं 10 पेजेस को 10 घंटों में पढ़े, कोई उन्हीं 10 पेजेस को 2 घंटे में पढ़े. हम कंपेयर नहीं कर सकते कि शर्मा जी, वर्मा जी या गुप्ता जी के लौंडे को देखो, वो तो इतनी जल्दी पढ़ लेता है, वो तो इतने नंबर लाता है. सबका अपना पेस है और अपना तरीका है चीजों को करने का. उनके तरीकों को, उनके इंटरेस्ट को, उनके पर्सपेक्टिव्स को, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वो अपने आप को और बेहतर तरीके से हमारे सामने एक्सप्रेस कर सके. अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के साथ साथ वो एक बैकअप के तौर पे पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर पाए. एजुकेशन एंड काउंसलिंग. एजुकेशन एंड काउंसलिंग हिम हर टू फेस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेसेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and extracurricular activity. बच्चे के अंदर एनर्जी अच्छी खासी होती है. अगर आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर दे, यानी अगर आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करने लग पड़े कि बेटा इस एनर्जी का इस्तेमाल करो, खेलने में, कूदने में, हॉर्स राइडिंग सीखो, ड्राइंग करो, वीडियो गेम्स खेलो, जो पसंद है वो करो. और सबसे बड़ी बात, डिसअपॉइंटमेंट्स को या फेलियर्स को, रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करो. अगर एक लड़की ने तुम्हें मना कर दिया है, इफ समवन इज सेइंग यू नो, देन रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन बिकॉज दैट इज हर ओपिनियन, राइट? If you have yes for her, that is your opinion, and if you respect yours, you have to respect the other opinion as well. Take rejections on you, become better version of yourself. You will be getting something very good in your life in coming time. That is a surety. That is a natural truth. Second, if you are not academically sound, if you are not doing academically exceptionally well, then just try to become a slow learner. Keep on the pace. Keep making yourself better with time, and ultimately you will rise and shine. धीरे धीरे ये चीजें होती हैं और आप इन सब चीजों को एक पर्टिकुलर पेस पे चल के धीरे धीरे चल के कर सकते हो. तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, तभी जाके यू कैन बी अ विनर. बिकॉज विनर्स डू हैव अ क्वालिटी दैट दे नो व्हाट फेलियर इज एंड हाउ टू गेट themselves, how to prevent themselves from getting failures again and again, because they already know the taste of failure. So now they want to win, and ultimately they prepare themselves in such a way that they could win in further time. Seeking help from parents and peers. पेरेंट और दोस्तों यारों से, अपने आसपास के ग्रुप से हेल्प लो, ओके, सो दैट आपको कोई प्रॉपर्ली गाइड कर पाए और आपको कोई प्रॉपर्ली समझा पाए, आपको पर्टिकुलरली राह दिखा पाए. लुकिंग फॉर डेंजर साइंस. डेंजर साइंस को देखो. अलर्ट पेरेंट एंड टीचर नीड टू लुक एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस डिस्कस्ड अबव. इससे ऊपर हमने जो डेंजर साइंस के बारे में सुना था कि एकेडमिक परफॉर्मेंस अचानक से नीचे आ गई है, अचानक से अननेसेसरी बंक्स मारने लग गए हैं स्टूडेंट्स, राइट? पर्सनल हाइजीन का कोई ख्याल नहीं है, ईटिंग स्लीपिंग साइकिल जो है बिगड़ चुकी है, एपेटाइट जो है, वेट गेन जो है, वेट लॉस जो है, इसमें चेंजेस आ चुके हैं. ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है, जिससे हम
पर्सनली किसी की हेल्प कर सकते हैं। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, समझ लो आप लोग प्रोफेशनल्स और मेडिकल काउंसलर्स की हेल्प लेना चाहते हो कि सर मैं शराब के नशे में पड़ चुका हूं, अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं छोड़ना चाहता हूं, तो आपको एक अच्छे से कोर्स के बाद एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के बाद इनको छोड़ने की जो है एक बहुत अच्छी राह दिखाई जाएगी। तो अल्टीमेटली आप लोग डी एडिक्शन सेंटर्स में या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जा सकते हैं, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हैं जो आपकी मेंटल इलनेस का भी इलाज निकालेंगे, एडिक्शन का भी इलाज निकालेंगे एंड अल्टीमेटली आपको ड्रग और अल्कोहल अब्यूज से बचा लेंगे। तो ये भी सारे काम आप लोग कर सकते हो। यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर अलॉट। लास्ट का जो पार्ट था थोड़ा ज्ञानवर्धक था एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। सो गाइज, अगर आपको ये सेशंस पसंद आते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, हमारी पूरी टीम को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आपसे एक छोटी सी चीज़ चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, मार्क्स अप लर्निंग ऐप को सर्च कीजिएगा जो कि ऑब्वियसली आपने इंस्टॉल कर रखी है। नीचे हमें प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हमारे बारे में लिखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। यूट्यूब कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, आपको पता है दिन के हज़ारों कमेंट्स आते हैं, काफ़ी बार दिन के 10-10 हज़ार कमेंट्स भी हो जाते हैं, तो हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन जो डेली रिव्यूज़ हैं वो आपके 15, 20, 50 या मैक्सिमम 100 होते हैं, जिस दिन बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो जाते हैं उस दिन। तो उन सब चीज़ों को हम लोग पर्टिकुलरली कंसिडरेशन में ज़रूर लेते हैं, ज़रूर देखते हैं। तो आप वहाँ पर अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। आई विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, और मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के अंदर। बाय।